हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज अपन एक जनरल साइंस की आपके सामने क्लास लेकर आए हैं और इसमें जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिक्सचर है। और यहाँ पर लगभग आपके 200 के आसपास क्वेश्चन रहने वाले हैं और जिनमें एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चनों को अपन एक्सप्लेन भी करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको खुद को ही इनको देख के आपको खुद ही आप इस चीज़ का आंकलन कर लोगे। अगर आप क्लास में जुड़े हो तो क्लास को देखना, आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से है, किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने बात करूं तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और वो आपके सामने है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। आपको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर भौतिक और रासायनिक क्रिया दे रखी है, और आपको पता है कोई भी कंपटीशन की एग्जाम हुई है जहां पर जनरल साइंस का ये टॉपिक लगता है, इसे 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो इसके आंसर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि इसका जो आंसर होने वाला है, यह आंसर होने वाला है ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है भाई? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। क्यों? आपको पता है कि लोहे का मतलब यहां पर है आयरन, और जो आयरन होता है ये O2 प्लस H2O के साथ में रिएक्शन करके यहां पर आयरन ऑक्साइड का क्या करता है? निर्माण करता है। आयरन ऑक्साइड का क्या करता है? निर्माण करता है। इसका मतलब यहां पर इसकी रासायनिक क्रिया क्या हो गई है भाई? परिवर्तित हो गई है। और अपन बताते हैं कि जिसके अंदर ओनली फॉर ओनली अवस्था परिवर्तित होती है, मतलब रंग रूप या आकार परिवर्तित होता है, उसको तो अपन बोलते हैं भौतिक। क्या बोलते हैं? भौतिक। और जिसके अंदर इसका केमिकल रूप चेंज हो जाता है, देखो पहले आयरन था, अब ये O2 और H2O के साथ में रिएक्शन करके इसने आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। अगले क्वेश्चन की मैं आपके सामने बात करूं, सिंपल क्वेश्चन, बर्फ का पानी में बदलना, ये बताओ भौतिक है या रासायनिक? तो आपको पता है कि इसके अंदर उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, रासायनिक जो संरचना है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको पता है कि जो इसका जो सूत्र है पानी का वो H2 ही रहने वाला है। पहले भी H2 था और अब पानी में बदल गई बर्फ तो भी क्या है? H2 ही है। मतलब ये जो एक प्रकार की प्रक्रिया रहने वाली है, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, और आपको ये चीज बाद में फील होगी एग्जाम के, क्योंकि आपको पता है कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपके सिंपल इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करना। NaCl किस प्रकार का यौगिक है? ये पूछा हुआ है कि कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक है। तो आपको पता है कि जब सोडियम जो होता है, क्या होता है भाई? सोडियम। जब ये जो सोडियम है ये जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर लेता है, किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में, तो यहां पर ये NaCl का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोला जाता है भाई? सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो जो अपने सामने जो NaCl है एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ है। एक प्रकार का कैसा यौगिक है? ये अकार्बनिक यौगिक है, स्थिर यौगिक है। तो आपको सिंपल सा बताना है कि ये कैसा यौगिक है भाई? अकार्बनिक। अगले क्वेश्चन की मैं आपके सामने बात करूं, सिंपल सा आपसे पूछा हुआ है कि जो सोना होता है वो धातु होती है या अधातु होती है। तो आपको सिंपल सा बताना है कि ये किसी भी प्रकार का कोई मिक्सचर या यौगिक यहां पर नहीं है। सोने की अगर सिंपल की बात करूं, जिसका अगर मैं प्रतीक आपको बताना चाहूं तो इसको अपन AU से क्या करते हैं भाई? प्रदर्शित करते हैं। ये एक प्रकार का क्या है भाई? धातु है। क्या है? धातु। ये चमकीला भी होता है और एक प्रकार का इसमें धात्विक गुण पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो किस प्रकार का बनता है? तो आपने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने यहां पर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण आपने पढ़ा होगा। अगर समतल दर्पण की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है? हमेशा आभासी होता है। और कैसा बनता है भाई? सीधा बनता है। एक चीज ध्यान रखना, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वो हमेशा उल्टा होगा, जब वो सीधा बनेगा तो हमेशा कैसा होने वाला है? आभासी होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करना चाहिए आपके सामने तो वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। और क्वेश्चन क्या है कि परावर्तन का नियम क्या है? सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसमें क्या होता है? आपको पता है कि परावर्तन के नियम के अंदर आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है भाई? बराबर होता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं प्यारे दोस्तों? परावर्तन का नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगला देखो,
यहां पर पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जनरल साइंस के अंदर जो जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिकों का मैंने मिक्सचर तैयार किया है, जिसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सब कुछ क्या है भाई, शामिल है। ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहां पर पूछा हुआ है कि डीएनए का कार्य क्या होता है, तो डीएनए क्या प्रोटीन है, क्या वंशागत गुण पाए जाते हैं, क्या इसमें आरएनए है या क्या है हार्मोन। वंशागत का मतलब होता है आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना भाई, स्थानांतरित होना। क्या होना, स्थानांतरित। इधर देखिए, एक आप छोटी सी मैकेनिज्म की सहायता से समझने की कोशिश करना। आप सभी को पता है कि अपने शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो पाई जाती है उसका नाम होता है सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका। और प्रत्येक कोशिका का जो नियंत्रक होता है, जो उसके सेंटर में पाया जाता है, उसका नाम होता है केंद्रक। और केंद्र के अंदर एक रंगीन छड़नुमा संरचना पाई जाती है, जो मुख्य रूप से स्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनी होती है, जिसको अपन क्रोमोसोम या क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम किसका है, एक बार के लिए आप मान लीजिए ये डायग्राम है क्रोमोसोम का, मतलब जिसको अपन क्या कहते हैं भाई, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र। और मैंने बताया है कि गुणसूत्र पर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और साथ साथ क्या होती है भाई, स्टोन प्रोटीन होती है। मतलब इसी का एक छोटा सा खंड मैं मान सकता हूं कि वो खंड क्या है भाई, डीएनए है। क्या है, डीएनए। और आपको तो ये भी पता है कि जो डीएनए होता है ना, क्या होता है, डीएनए का वह छोटा सा खंड या स्थिति, उस खंड के ऊपर जहां पर आनुवांशिक संरचना पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, जीन। और इसी जीन के अंदर क्या पाई जाती है भाई, आनुवांशिक सूचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आनुवांशिक सूचना। और आनुवांशिक सूचना का मतलब है कि जो लक्षण अपने माता पिता से अपने अंदर आते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, जीन के अंदर पाए जाते हैं। जीन किसके ऊपर होता है, डीएनए के ऊपर होता है। डीएनए किसके ऊपर होता है, गुणसूत्र के ऊपर होता है। गुणसूत्र कहां पर पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है भाई, कोशिका के केंद्रक में। तो आपको पता है कि जीन डीएनए पर होते हैं, इसका मतलब है इस डीएनए का अगर कार्य की बात करें तो इसके अंदर कैसे गुण होते हैं, इसके अंदर वंशागत गुण होते हैं, करेक्टर होते हैं, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। यहां पर इधर देखिए, यहां पर पूछा हुआ है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। ना तो यह पूछा हुआ कि शरीर का इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा है, या बाहर वाले ऑर्गन की कोई चर्चा की हुई है। आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि बाहर की तरफ या पूरे शरीर की अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ना शरीर का, वो होता है त्वचा। कौन सा होता है, त्वचा। ये एक प्रकार का बाहरी ऑर्गन हो गया, ठीक है, मतलब पूरे शरीर को कवर करने का काम करता है। लेकिन अगर अपन लीवर की बात करें, किसकी बात करें, लीवर की, तो इंटरनल जितने भी ऑर्गन होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा होता है वो प्यारे दोस्तों कौन होता है, लीवर ही होता है। और आपको यह भी पता है कि ये सबसे बड़ी क्या होती है, पाचन ग्रंथि भी होती है। क्या होती है, पाचन ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर चर्चा करना चाहिए तो बताओ वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है लीवर। क्या रहने वाला है, लीवर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, आरबीसी लाल रक्त कणिका का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि अगर अपन बात करें ब्लड सेल की, किसकी बात करें प्यारे दोस्तों, अगर ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो अपन सामान्यतः 3 सेल्स पढ़ते हैं। एक तो अपन कौन सी पढ़ते हैं, आरबीसी, एक अपन कौन सी पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी, और एक अपन यहां पर कौन सी पढ़ते हैं, तो आपको पता है एक अपन पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। कौन सी पढ़ते हैं भाई, प्लेटलेट्स। और आप सभी को पता है कि ये आरबीसी है, इसका पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल। इसका जो लाल रंग है, रक्त का लाल रंग आरबीसी की वजह से होता है। और आरबीसी का जो लाल रंग होता है इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है प्यारे दोस्तों, हीमोग्लोबिन। और इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन। इसके अंदर जो हिम वाला शब्द होता है, इसके अंदर हिम जो है इसके अंदर आयरन पाया जाता है। और जो आयरन है, जो Fe2+ की अवस्था के अंदर जो पाया जाता है, ये O2 के साथ में क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीसी का लाल रक्त कणिका का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, O2 का क्या करना भाई, परिवहन करना। अपने शरीर के अंदर जो भी अपने श्वसन की सहायता से बाहरी इन्वायरमेंटल से जो O2 ग्रहण करते हैं वो O2 अपने फेफड़ों के पास में चली जाती है। लेकिन फेफड़ों से अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम होता है ब्लड का। ब्लड के अंदर भी आरबीसी के अंदर भी पाया जाने वाला पिगमेंट जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी पाया जाने वाला हिम ग्रुप जिसके अंदर आयरन पाया जाता है। और ध्यान रखना उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हिम ग्रुप पाए जाते हैं, 4 ही आयरन पाए जाते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए
कि हीमोग्लोबिन का एक अणु O2 के कितने अधिकतम अणुओं का ट्रांसफर कर सकता है, तो कितने का कर सकता है, 4 का कर सकता है। क्योंकि आयरन कितने पाए जाते हैं, 4, क्योंकि हिम ग्रुप कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, तो यहां पर 4 होने वाला है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है कि आरबीसी लाल रक्त कणिका का प्रमुख कार्य क्या है, तो आप क्या ध्यान रखने वाले हो, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जानवरों की कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता, मतलब यह पूछ रहा है कि जो एनिमल है ना, एनिमल और प्लांट में अंतर कर रहा है कि एनिमल की सेल के अंदर कौन सा ऑर्गन नहीं पाया जाता। ऑर्गन का मतलब है, आप सभी को पता है कि जब कोशिका की अपन संरचना देखते हैं तो कोशिका के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के अंदर साइटोप्लाज्मा पाया जाता है जिसके अंदर सेल के ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनको प्यारे दोस्तों अपन कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोशिकांग। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अपनी एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सामान्यतः प्लांट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लांट में। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि टीबी का कारण या रोग कारक कौन सा होता है, तो आप सभी को पता है, आपने डिजीज वगैरह पढ़ी है तो आपको पता है HIV तो किसका होता है, एड्स का होता है। किसका होता है, एड्स नामक जो वायरल जो डिजीज होती है उसका जो कारक होता है उसका नाम क्या होता है, HIV वायरस। ठीक है, इसी प्रकार से मलेरिया वाले का भी आपको पता है प्लाज्मोडियम होता है, साल्मोनेला का भी आपको पता है टाइफाइड का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीबी का होने वाला है उसका नाम क्या होता है, उसका पूरा नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसको अपन शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम बोल सकते हैं। एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है, कौन भाई, टीबी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये अभी मैंने जो चर्चा की है कि जो एड्स है, एड्स का कारण या कारक क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका कारण या जो कारक होता है, वायरस जो होता है उसका नाम क्या होता है, HIV वायरस। क्या नाम होता है, HIV वायरस। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो एड्स होती है ये कैसी डिजीज है, तो ये एक प्रकार की वायरल डिजीज है। कैसी डिजीज है भाई, वायरल, मतलब ये जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, ये विषाणु से होने वाली बीमारी है और उस विषाणु या वायरस का नाम होता है HIV वायरस। और इससे कौन सी बीमारी होती है, एड्स होती है। अगला क्वेश्चन 3R में शामिल नहीं है, क्योंकि आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं उसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि 3R के अंदर क्या शामिल नहीं है। जो भी अपने पास में कंपोस्ट होते हैं, जो जैविक उत्पादों की वजह से जो बनाए जाते हैं, उनकी अगर बात करें तो उसके अंदर एक रूल्स होता है जिसके अंदर 3R होते हैं। 3R के अंदर आपको ध्यान रखना है कि रिड्यूज होता है और रीयूज भी होता है और रिसाइकिल भी होता है, लेकिन जो रिसर्च होता है ये नहीं होता। मतलब आपको क्या करना है, सिंपल सा, इस 3R की अगर बात आए तो आपको 3 नाम याद रखने। एक तो क्या नाम रखोगे भाई, रिड्यूज। दूसरा क्या नाम याद रखने वाले हो आप, रीयूज। और यहां पर तीसरा जो नाम आपको याद रखना है वो आपको क्या नाम याद रखना है, रिसाइकल। इनका मतलब भी मैं बता देता हूं। इसका मतलब तो होता है कम करना। क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब होता है कम करना। इसका मतलब होता है पुनः उपयोग करना। क्या करना भाई, पुनः उपयोग करना। और जो लास्ट वाला है जिसका मैंने लिखा है रिसाइकल, इसका मतलब होता है आपके सामने कि पुनः संसाधन निर्माण। पुनः संसाधन निर्माण मतलब जैसे अपन प्लास्टिक वगैरह का खर्च, प्लास्टिक वगैरह का यूज कम करते हैं तो उसके लिए जो शब्द यूज होता है उसका नाम होता है रिड्यूज। क्या होता है, रिड्यूज। ठीक है, और रीयूज का मतलब यहां पर होता है कि एक चीज को अपन ने एक बार उपयोग लेकर उसको दोबारा उसका क्या कर सके भाई, यूज कर सके। मतलब एक बार उपयोग लेने के बाद में उसको फेंका नहीं जा सके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सके, उसको अपन बोलते हैं रीयूज। और रिसाइकल का मतलब होता है उसी से अपन दोबारा नई चीज बना सके। तो ये होता है 3R जो रूल होता है। इन 3 को छोड़ के बाकी अगर ऑप्शन में आ जाए तो उसको आप साइड में कर देना। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनका मतलब भी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में अगली अगर चर्चा करें आपके सामने लिखा हुआ है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट क्या होते हैं। तो एक तो आप इसका शब्द का मतलब समझिए। ये शब्द अगर लिखा हुआ आ जाए, बायोडिग्रेडेबल शब्द लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो प्राकृतिक रूप से
जो क्या हो सके भाई, जो प्राकृतिक रूप से जिसका प्राकृतिक रूप से अपघटन हो सके उसको तो अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जिसका प्राकृतिक रूप से अपघटन नहीं हो सके उसको अपन बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, इन ऑप्शन को देख के भी आप आंसर का अंदाजा लगा सकते हो। चारों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा। ध्यान से देखना, एक तो लिखा हुआ है प्लास्टिक, एक लिखा हुआ है धातु, एक लिखा हुआ है कांच, एक लिखा हुआ है सब्जियों के छिलके। तो आपको पता है प्राकृतिक रूप से अपघटन किसका हो सकता है, सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनका अपघटन प्राकृतिक रूप से हो सकता है। तो इसका सिंपल सा जो आंसर आपके सामने रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सब्जियों के छिलके। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का, जो एक शुगर का सिंपल अणु होता है, जो अपन कार्बोहाइड्रेट वगैरह ग्रहण करते हैं, जिनका अंतिम प्रोडक्ट होता है, जिसकी वजह से एटीपी का निर्माण होता है, मतलब शरीर के लिए ऊर्जा का क्या होता है प्यारे दोस्तों, निर्माण होता है। अगर मैं इसकी चर्चा करना चाहूं तो आपसे पूछा जाए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कार्बन तो होते हैं 6, हाइड्रोजन कितने होते हैं 12, और ऑक्सीजन कितनी होती है 6 अणु, ऐसे करके। और आपको सिंपल सा सूत्र याद रखना है कि C6H12O6, ये जो सूत्र होता है ये प्यारे दोस्तों किसका होता है भाई, ग्लूकोज का होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एंजाइम क्या होते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको पता है कि किसी भी अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की जो जैविक अभिक्रियाएं होती है उनको तेज करने के लिए शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए, जैसे मुख्य रूप से पाचन के अंदर बहुत सारे एंजाइम क्या आते हैं, काम आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एंजाइम है ना तो ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, ना ये किसी प्रकार की कोई फैट है, ना ही ये कोई विटामिन है। ध्यान रखना ये एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। या इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, इसको अपन और बोल सकते हैं जैविक उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं, यह भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसका और क्या बोला जा सकता है, इसको जैविक उत्प्रेरक भी इसको बोला जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, लोहे की छड़ को गर्म करके मोड़ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि लोहे की छड़ को गर्म करके अगर मोड़ देते हैं तो बताइए कि ये परिवर्तन जो है ये भौतिक है या रासायनिक है। तो आपको पता है कि उसकी केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ओनली फॉर ओनली जो लोहे की वस्तु है उसका आकार क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी अवस्था चेंज हो गई, उसका रूप या रंग या आकार क्या हो गया, चेंज, मतलब भौतिक स्वरूप में परिवर्तन आया है। रासायनिक स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। इसको वापिस अगर अपन सीधा करेंगे तो वापिस वैसा का वैसा हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रकार किस प्रकार का है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधातु है, नॉन मेटल के बारे में बात कर रहा है। और इनके अंदर अगर अपन बात करें तो आपको सबको पता है कि तांबे या कॉपर की अगर बात करें तो एक प्रकार का धातु है। क्या है, धातु। इसी प्रकार से सोना की अगर बात करें तो वो भी एक प्रकार की धातु है। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो वो भी एक प्रकार की क्या है, धातु। लेकिन यहां पर अधात्विक की बात करें, अधातु की बात करें तो यहां पर जो कार्बन है वो कार्बन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा पूछा जा सकता है कि कार्बन धातु है या अधातु है, तो क्या है, धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एंजाइम की कमी से शरीर में क्या समस्या हो सकती है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि एंजाइम क्या करते हैं, जैविक जो अभिक्रियाएं होती है उनको क्या कर देते हैं प्यारे दोस्तों, तेज कर देते हैं। इसका मतलब अपन देखते हैं ऑप्शन कि प्रतिक्रिया धीमी हो जाना, प्रतिक्रिया तेज हो जाना, ऊर्जा का कम हो जाना, कोई असर नहीं होता। तो आप सभी को पता है कि एंजाइम की कमी से प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी भाई, धीमी हो जाएगी। शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है सब की सब क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया प्रतिक्रिया का क्या हो जाना, धीमी हो जाना। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे पर किए थे या गेहूं के पौधे पर किए थे या चावल के पौधे पर किए थे या सरसों के पौधे पर किए थे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, चतुर्थ श्रेणी के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे अपने, वो किस पर किए थे, मटर पर। और ध्यान रखना इस मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। क्या नाम होता है प्यारे दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां पर बात हो रही है मानव की। ठीक है, आपको पता है जनरल साइंस जो मानव के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं कि जो खोपड़ी है इसके लय में कौन सी हड्डी गतिशील होती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अपने शरीर की खोपड़ी की एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो सामान्यतः गतिशील होती है, बाकी कोई भी हड्डी गतिशील नहीं होती। जब भी अपन खाना करते हैं या अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरा जो मुंह हिल रहा है इसके अंदर मेरा ओनली फॉर ओनली नीचे वाला जबड़ा हिल रहा है, ऊपर वाला जबड़ा क्या है, स्थिर। नीचे वाला जबड़ा हिल रहा है और नीचे वाले
जबड़े में पाई जाने वाली हड्डी का नाम होता है मेंडिबल। क्या नाम होता है? मेंडिबल। तो आपको ध्यान रखना है कि खोपड़ी या स्कल की एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो गतिशील होती है और उसका नाम क्या होता है प्यारे दोस्तों? मेंडिबल। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संक्रमण के समय शरीर में कौन बढ़ जाता है? इधर देखिए, मैं आपको सब बता देता हूं। अगर अपन आरबीसी की बात करें तो इस आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है? ये मेनली 98.5% जो CO2 होती है उस O2 का आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है भाई? स्थानांतरण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है CO2 का नहीं होता, CO2 का ही होता है। अगर आरबीसी का अगर कार्य पूछा जाए तो आपको सिंपल सा बताना है, O2 एंड CO2 का क्या करती है भाई? परिवहन करती है। O2 और CO2 का क्या करती है? परिवहन। अगर आपसे WBC का कार्य पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है यह संक्रमण को कम करती है। संक्रमण को क्या करती है? कम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये रोगजनक जो पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं? रोगजनक जो पदार्थ होते हैं, रोगजनक पदार्थों से ये लड़ने का कार्य करती है। किस किस का कार्य करती है? रोगजनक पदार्थों से ये लड़ने का क्या करती है भाई? कार्य करती है। मतलब अपने शरीर को ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। कौन सी क्षमता प्रदान करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है, मतलब उसके अंदर अपन को इम्यूनिटी प्रदान करती है। ठीक है। और यहां पर साथ ही साथ अपन ने 3 पढ़ी थी अभी, रक्त कोशिकाओं के 3 नाम पढ़े थे। तीसरी का अगर मैं बात करूं तो जिसका अपने नाम पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? प्लेटलेट्स पढ़ा था। तो आपको ध्यान रखना है ये जो होती है ना, ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। रक्त का क्या बनाने का कार्य करती है? थक्का बनाने का कार्य करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। ठीक है। ये तीनों के आपको कार्य ध्यान रखने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि संक्रमण के समय शरीर में कौन बढ़ जाता है? तो बिल्कुल संक्रमण को कम करने का काम WBC करती है। तो WBC शरीर में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सिंपल सी मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। आपको आरबीसी का पूरा नाम पता होना चाहिए, आपको WBC का पूरा नाम पता होना चाहिए। बताओ आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल। WBC का पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। तो ये सिंपल सिंपल बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन के अंदर गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। पेपर जितना इजी होता है उतनी गलतियां क्या होती है? ज्यादा। सिंपल सा पूछा हुआ है कि पानी का सूत्र क्या होता है? बिल्कुल ये तो हर कोई बता सकता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं कि पानी का सिंपल सा सूत्र क्या होता है? तो बताओ क्या होता है? H2O। अगर CO2 की बात करें तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोला जा सकता है प्यारे दोस्तों? इसको अपन बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। NaCl की अगर बात करें तो जिसको अपन सोडियम क्लोराइड, या सिंपल सी अपन बात करें तो जो नमक होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? NaCl। और अगर O2 की चर्चा करें तो O2 यहां पर क्या है भाई? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन, जो एक प्रकार की गैसीय अवस्था के अंदर है, O2 है। ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या रहने वाला है? H2O। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मच्छर से फैलने वाला निम्न में से कौन सा रोग है? तो अपन को पता है कि एड्स तो एक वायरल डिजीज है। टीबी की बात करें तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। जो मलेरिया होता है ये सामान्यतः किससे फैलता है प्यारे दोस्तों? मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? मच्छर से। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आपके सामने, धातु का क्या गुण होता है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि आपके टॉपिक दे रखे हैं, धातु और अधातु आपके टॉपिक दे रखे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि धातु का क्या गुण होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि धातु सुचालक भी होती है, कठोर भी होती है और चमकदार भी होती है। मतलब इसका आंसर जो जाने वाला है वो क्या जाने वाला है? सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इधर देखिए, ये रहा। प्लास्टिक जो अपशिष्ट है, बताओ इनका, इन शब्दों का मैंने मतलब बताया था। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको सिंपल सी इतनी सी चीज आप ध्यान रख लो, यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या ध्यान रखना है आपको कि बायोडिग्रेडेबल जो होता है इसका मतलब क्या होता है, और एक आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है इसका मतलब क्या होता है। ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। तो इसको तो आपको ध्यान रखना है कि जिनका क्या हो जाए भाई? प्राकृतिक रूप से अपघटन हो जाए। जिनका प्राकृतिक रूप से क्या हो जाए प्यारे दोस्तों? जिनका प्राकृतिक रूप से अपघटन हो जाए उनको तो अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है इनका प्राकृतिक रूप से क्या नहीं होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि इनका प्राकृतिक रूप से जो अपघटन है वो अपघटन नहीं होता है। इनका प्राकृतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई अपघटन नहीं होता है। तो ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। तो आप ध्यान से देखोगे तो बताओ प्लास्टिक का अपघटन हो जाएगा या नहीं होगा? तो आप सभी को पता है नहीं
नहीं होगा तो ये इसका आंसर क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सा जो है वो अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत शानदार है। और क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि निम्न में से कौन सा अपरिवर्तनीय परिवर्तन है, तो आपको इसका क्या बताओगे। देखो, बर्फ का पानी में बदलना, उसका चेंज हो गया सिस्टम, कागज का फटना, पानी का भाप बनना और दूध का दही में बदलना। ये बोल रहा है कि अपरिवर्तनीय परिवर्तन मतलब उसको बदलने के बाद में आप वापस लेकर आ सकते हो क्या। इधर देखिए, बर्फ का पानी में बदलना और पानी को वापस अपन बर्फ में बदल सकते हैं। दूध का दही जमना, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते। और कागज का फटना, कागज को वापस जोड़ा जा सकता है। पानी का भाप बनना, और आपको पता है कि भाप से वापस भी क्या बनाया जा सकता है, पानी बनाया जा सकता है। तो इसका जो बहुत ही शानदार आंसर होने वाला है वो क्या होगा, दूध का दही में बदलना। और ध्यान रखना, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है प्यारे दोस्तों, ये एक प्रकार का आपके सामने कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, वाटसन और क्रिक किसके सर्जना या किसकी सर्जना खोजने के लिए प्रसिद्ध थे। तो आप सभी को पता है डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था ये किसने दिया था, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और वो किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने पाचन तंत्र में नहीं है। देखो, आजकल क्वेश्चन का बिल्कुल पैटर्न इसी प्रकार का है, थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला है, गलत होने का संभावना ज्यादा होती है। बाकी ये सिंपल से सिंपल जो क्वेश्चन की कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी है इसकी। इधर देखिए, आप सभी को पता है कि अगर लीवर की बात करें तो लीवर तो शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी क्या है, पाचन ग्रंथि है। ठीक है, अगर पेट या स्टोमक की बात करें तो मुख्य ऑर्गन तो यही है पाचन तंत्र का। आंत की बात करें तो आपको पता है छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर अवशोषण वगैरह होता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फेफड़ा। यहां पर ये समझ लेना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पाचन तंत्र में नहीं है। बताओ क्या नहीं है, फेफड़ा। तो फिर फेफड़ा कौन से तंत्र में है, तो अपन को पता है कि जो लंग्स होते हैं ये सामान्यतः श्वसन तंत्र, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका मुख्य ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोजन का चिन्ह क्या होता है। बिल्कुल सिंपल और शानदार क्वेश्चन, हाइड्रोजन का चिन्ह क्या होता है, एच होता है। ये किसका है, हीलियम का। ये किसका है, ऑक्सीजन का। और ये किसका है, नाइट्रोजन का है। ऐसे क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है। तो आपको पता है कि मलेरिया तो अभी अपने पढ़ा है मच्छर से होता है। डेंगू वगैरह की बात करें, और एड्स आपने अभी पढ़ा है कि वायरल डिजीज है। तो यहां पर होने वाली जो टीबी है, जिसका अपने इसका कारक भी अपने पढ़ा था माइकोबैक्टीरियम, ये एक प्रकार की जो टीबी जिसको अपन तपेदिक बीमारी भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये एक प्रकार की कैसी बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंख में प्रकाश को ग्रहण करने वाला मुख्य अंग कौन सा होता है। ये बोल रहा है कि जो अपनी आंख होती है ना, इस आंख में जो बाहर से प्रकाश आता है उस प्रकाश को ग्रहण करने वाला ऑर्गन कौन सा है, जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जो रेटिना होता है यहां पर क्या होता है भाई, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मतलब यही इस प्रकाश को ग्रहण करने वाला क्या होता है, आई के अंदर पाया जाने वाला मुख्य ऑर्गन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कान में संतुलन बनाए रखने वाला हिस्सा कौन सा है। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इस सिस्टम का नाम ध्यान रखना है, वेस्टिबुलर नामक सिस्टम पाया जाता है कान के अंदर, जो यहां पर संतुलन बनाए रखने का क्या करता है प्यारे दोस्तों, काम करता है। तो सिंपल सा क्या ध्यान रखोगे, वेस्टिबुलर सिस्टम। अगला क्वेश्चन और आपके सामने, त्वचा का सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि जो त्वचा है, सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। त्वचा की अगर लेयर की अगर अपन बात करें, त्वचा की किसकी बात करें भाई, अगर लेयर की बात करें तो आपको पता है कि त्वचा में सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली जो लेयर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। उसके नीचे जो जीवित लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है डर्मिस। और उसके नीचे जो लेयर अपन पढ़ते हैं उसका नाम क्या होता है, हाइपोडर्मिस। तो जो सबसे ऊपरी जो त्वचा की जो लेयर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। क्या नाम होता है, एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, त्वचा में रंग, स्किन जो पिगमेंट है वो कौन सा होता है, या त्वचा में रंग किसकी वजह से होता है। तो आपको ध्यान रखना है, उस पिगमेंट का नाम आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। और उस पिगमेंट का नाम क्या है, उसका नाम है मेलेनिन। क्या है, मेलेनिन। मतलब अपनी
त्वचा का जो रंग डिसाइड करने वाला जो यहां पर पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है मेलेनिन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डीएनए किस में पाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि डीएनए किस में पाया जाता है। इधर देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं सेल की बात करता हूं, और ये सेल क्या होती है? ये अपनी बॉडी की सबसे छोटी क्या होती है भाई? यूनिट होती है। अपने शरीर की सबसे छोटी क्या होती है? ये यूनिट या इकाई होती है। इस कोशिका की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि कोशिका की अगर अपन सामान्य संरचना देखने की कोशिश करें तो कोशिका के अंदर सबसे बाहर की तरफ तो पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, बीच के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है साइटोप्लाज्मा, और साइटोप्लाज्मा के अंदर होते हैं सेल ऑर्गन। क्या होते हैं? सेल ऑर्गन। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ध्यान से देखने की कोशिश करना। इस केंद्र के अंदर आपको पता है कि इस केंद्र के अंदर होता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र के खंड को अपन डीएनए बोलते हैं। डीएनए के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं? जीन। लेकिन क्वेश्चन देखो कैसा घुमाया हुआ है। यह पूछा हुआ है कि डीएनए किस में नहीं पाया जाता, मतलब जिसमें गुणसूत्र नहीं होता। और गुणसूत्र कहां पर नहीं होगा? जिसमें केंद्र की नहीं होगा, तो उसके अंदर बताओ ना तो गुणसूत्र होगा, ना डीएनए होगा, ना जीन होगा। तो आप सभी को इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस में केंद्रक पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मानव के अंदर जो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और जो प्लेटलेट्स नामक 3 जो कोशिकाएं होती है, उनके अंदर उनमें केवल और केवल डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक क्या होता है? अब्सेंट। बताओ, जब केंद्रक अब्सेंट होगा तो गुणसूत्र अब्सेंट होगा, गुणसूत्र अब्सेंट होगा तो डीएनए क्या होगा? अब्सेंट। तो बिल्कुल ही शानदार आंसर इसका डब्ल्यूबीसी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछ रहा है, भौतिक परिवर्तन कौन सा है जिसमें केमिकल स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उसकी अवस्था वगैरह बदल जाती है। तो ध्यान से देखना, भौतिक परिवर्तन की अगर बात करें तो यहां पर बर्फ का पिघलना, और बर्फ पिघलने के बाद में वापस भी बर्फ बनाई जा सकती है, मतलब इसका आंसर यही है। बाकी और देख लेते हैं। लकड़ी का जलना याद रखना, रासायनिक, ये एग्जाम्पल है कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। रासायनिक परिवर्तन है लकड़ी का जलना। जंग लगना अपने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन पढ़ा है, रासायनिक परिवर्तन है। और दूध का दही में जमना भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है। अगला है, त्वचा में पसीना बनाने वाली ग्रंथियों को क्या कहलाती है? क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो अपनी त्वचा के अंदर पाई जाने वाली जो स्वेट ग्रंथियां होती है, 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक सीबेसियस ग्लैंड होती है और एक स्वेट ग्लैंड होती है। लेकिन पसीना का सिक्रेशन करने वाली जो ग्लैंड का नाम होता है वो होती है स्वेट ग्रंथियां। और अगर सीबेसियस ग्रंथियों की बात करें तो ये भी एक प्रकार का तेलीय पदार्थ का क्या करती है प्यारे दोस्तों? सिक्रेशन करती है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने, घुटने में कौन सी हड्डी पाई जाती है जिसे नी केप, मतलब नी केप कहते हैं? घुटने के अंदर बिल्कुल आप अपने घुटने को अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपके घुटने के ऊपर एक केप नुमा एक हड्डी पाई जाती है, जिसको आप अपने पैर को ढीला रख के इधर उधर खिसका भी सकते हो। उसका नाम होता है पटेला। क्या नाम होता है? पटेला। कहां पर पाई जाती है? आपका जो पैर है, पैर के अंदर जो फीमर हड्डी है और जो टिबिया फिबुला हड्डी है, उनके बीच के अंदर जो यहां पर जॉइंट पाया जाता है, इस जॉइंट के ऊपर एक नी केप नामक हड्डी पाई जाती है, जिसका नाम होता है, क्या होता है भाई? पटेला होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है कि अधातु गैस कौन सी है? अधातु तो पूछा है, लेकिन साथ में पूछा है कि गैस फॉर्म में कौन सा है। तो आपको पता है कार्बन की अगर बात करें, अगर अपन बात करें लोहा की, अगर अपन बात करें सोना की, तो इधर देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। लोहा और सोना तो आपको पता है धातु है। क्या है? धातु। आयरन और एयू जो है ये तो धातु है। कार्बन अपने पढ़ा है अधातु है। क्या है? अधातु। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों, मैंने आपने भी पहले वाले क्वेश्चन में अधातु के नाम से रट लिया। क्या रट लिया? कार्बन। कि जो कार्बन होता है वो एक प्रकार का अधातु होता है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अधातु के आगे गैस लगा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, वायरस द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो बिल्कुल मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है। पेचिस। टीबी की अपन ने अभी बात की है कि एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन अपन ने अभी पढ़ा है कि एक एड्स नामक बीमारी होती है, जिसका अगर कारक या रोग कारक की मैं बात करूं तो वो रोग कारक क्या होता है? HIV वायरस होता है। क्या होता है? HIV वायरस। इसका मतलब ये एक प्रकार की कैसी डिजीज है भाई? वायरल डिजीज है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अपवर्तन का उदाहरण कौन सा है? अपवर्तन का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। एक तो होता है परावर्तन,
परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। जब माध्यम चेंज हो जाता है, जिसके अंदर माध्यम क्या हो जाता है, चेंज, उसको तो अपन बोलते हैं अपवर्तन। और परावर्तन के अंदर क्या होता है कि प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर क्या लौटती है भाई, वापस लौटती है। परावर्तन का नियम अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। लेकिन अगर अपवर्तन के एग्जाम्पल की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो बिल्कुल दर्पण में प्रतिबिंब तो एक प्रकार का परावर्तन है, दीवार पर प्रकाश का फैलना, अंधेरे में देखना, लेकिन पानी में डूबा हुआ कलम मुड़ा हुआ दिखाई जो देता है ऐसा, या फिर पानी में पड़ा हुआ जो छिक्का होता है, मतलब वो भी एक प्रकार से उठा हुआ जो दिखाई देता है, या यहां पर अपन पेंसिल भी बोल सकते हैं कि पानी में रखी हुई पेंसिल का नीचे वाला भाग जो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, वहां पर माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया। प्रकाश के पार होने का माध्यम क्या हो गया, चेंज। तो यहां पर अपवर्तन का क्या होने वाला है, पानी में डूबा हुआ कलम का क्या दिखाई देना प्यारे दोस्तों, मुड़ा हुआ दिखाई देना। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है। बिल्कुल एक चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मैं लीवर की बात करूं या रेखृत की बात करूं तो इसके बारे में आप एक बात तो यह ध्यान रखना है, ये जो होती है ना, ये सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है। ये क्या होती है प्यारे दोस्तों, ये सबसे बड़ी क्या होती है, पाचन ग्रंथि होती है। एक चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, यहां पर पीत रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पीत रस का। बहुत सारे लोग, और या आपने भी कहीं पर पढ़ा होगा कि पीत रस का निर्माण पित्ताशय में होता है। बिल्कुल नहीं होता। पीत रस का निर्माण कहां पर होता है, लीवर में। ये क्वेश्चन तो आप रट ही लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो एग्जाम वाली खुशबू भी देखने को मिल रही है। अगर लीवर की अगर अपन बात करें तो इस लीवर सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि और पीत रस का निर्माण होता है। लेकिन ये जो पीत रस है, इस पीत रस का जो स्टोरेज होता है ये कहां पर होता है प्यारे दोस्तों, ये होता है पित्ताशय में। मतलब पित्ताशय की अगर मैं बात करूं ना तो यहां पर पीत रस का क्या होता है भाई, संग्रहण होता है। यहां पर पीत रस का क्या होता है, संग्रहण। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है, पीत का निर्माण करना या बाइल जूस का क्या करना प्यारे दोस्तों, निर्माण करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो लेंस है, क्या है, लेंस। लेंस किस प्रक्रिया के लिए उपयोग में किए जाते हैं, तो क्या परावर्तन के लिए लेंस का उपयोग करते हैं, क्या अपवर्तन के लिए, अवशोषण के लिए, विकिरण के लिए। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, अपवर्तन के लिए लेंस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मलेरिया से मुख्य रूप से कौन सा ऑर्गन या कोशिका प्रभावित होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मलेरिया जो बीमारी है ना, इसके बारे में तो शायद आपकी एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है। ठीक है, इस मलेरिया से मुख्य रूप से कौन सा ऑर्गन या कोशिका प्रभावित होती है, तो ध्यान रखना यहां पर जो लीवर है मुख्य रूप से, और जो ब्लड है, ये ब्लड जो है इस मलेरिया बीमारी की वजह से क्या होते हैं भाई, संक्रमित होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आनुवांशिकी के नियम किसने बनाए थे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी इस 4th ग्रेड के अंदर सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आपको विश्वास होगा एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में अगर अपनी क्लास में आप आओगे, देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कहां से आए थे। ध्यान से देखने की कोशिश करना। आनुवांशिकी या जेनेटिक के जो नियम थे, बताओ ये किसने दिए थे, तो ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि जो मेंडल नामक जो वैज्ञानिक था, जिसका पूरा नाम था ग्रिगर जॉन मेंडल, इस मेंडल ने जेनेटिक्स के जो नियम थे, 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम क्या था प्यारे दोस्तों, स्वतंत्र अप्यून का नियम। ये 3 नियम दिए थे, किसने, मेंडल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो बताओ त्वचा क्या केवल सुरक्षा करती है, क्या केवल तापमान का नियंत्रण करती है, या फिर ये बोल रहा है केवल पसीना का बनाना। लेकिन इस एक ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जो त्वचा होती है वो सुरक्षा करने का काम भी करती है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है, और साथ ही साथ संवेदी अनुभव, मतलब अपनी त्वचा के ऊपर किसी भी चीज जो टच होती है, गर्म या ठंडा, वो अपने मस्तिष्क तक, अपने माइंड तक उस चीज का क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है, संवेदी ऑर्गन की तरह भी क्या करती है, काम करती है। बिल्कुल अगला और शानदार क्वेश्चन आपके सामने कि रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल बताओ। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था, देखो यहां पर ये लिख रखा है बर्फ, मतलब पानी से क्या बनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कोड के अंदर पूछा हुआ है, सिंपल शॉर्ट में पूछा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, तो बताओ बर्फ, बर्फ किससे बना है, पानी से, मतलब एक प्रकार की भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, बिल्कुल लकड़ी का जलना एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि बिल्कुल केमिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कागज, तो कागज जिससे, मतलब कागज को फाड़ना या कागज को जिससे बनाया वापस रूपांतरित किया जा सकता है, और पानी का वाष्प, वाष्प से वापस पानी बनाया जा सकता है, तो यहां पर लकड़ी होगा, क्या होगा, लकड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दर्पण में प्रतिबिंब क्यों आभासी बनते हैं। बिल्कुल
दर्पण में प्रतिबिंब आभासी इसलिए बनते हैं क्योंकि वहां पर प्रकाश का क्या होता है भाई, परावर्तन होता है। और अभी अभी अपने पढ़ा है कि लेंस का उपयोग सामान्यतः अपवर्तन के लिए किया जाता है, दर्पण का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है प्यारे दोस्तों, परावर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हार्मोन क्या होते हैं? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। मैंने अभी अभी बताया था, एक तो आपको ध्यान रखना है एंजाइम के बारे में, बिल्कुल सिंपल से और बेसिक से इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर अपन एंजाइम की बात करें, किसकी बात करें भाई, एंजाइम की, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार की क्या है प्यारे दोस्तों, प्रोटीन है, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं जैव उत्प्रेरक। क्या बोल सकता हूं भाई, जैव उत्प्रेरक। लेकिन अगर अपन हार्मोन्स की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, ये केमिकल मैसेंजर है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं रासायनिक संदेशवाहक। क्या बोल सकते हैं भाई, रासायनिक संदेशवाहक अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सी ये बात ध्यान रखनी है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ये रासायनिक क्या होते हैं भाई, संदेशवाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूध का मक्खन में बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दूध अगर मक्खन में चेंज हो गया तो क्या मक्खन का वापस आप दूध बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते। इसका मतलब ये एक प्रकार की केमिकल परिवर्तन है, केमिकल चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक पानी में घुलना किस परिवर्तन का एग्जाम्पल है? बिल्कुल ये भी एक देखो समझने वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। ये नमक की बात कर रहा है, NaCl की बात कर रहा है कि अगर इसको वाटर में घोल दिया जाए तो बताओ ये जो परिवर्तन होने वाला है ये भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा? तो एक चीज आप ध्यान से देखना, अगर अपन नमक की बात करें, NaCl की अगर बात करें, तो चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो पहले, फिर अगर अपन लिक्विड के अंदर अगर उसको मिला देंगे तो भी क्या रहने वाला है, वो NaCl ही रहने वाला है। इसका मतलब अगर आप नमक को पानी के अंदर घोल रहे हो तो ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन ही है। इसमें केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, अवस्था चेंज हो गई, उसकी अवस्था क्या हो गई, चेंज। ठीक है, अगला एल्यूमिनियम एक है, तो बिल्कुल अपने अभी पढ़ा है, ये तो सबको ही पता है कि एल्यूमिनियम एक धातु है। जो लोह है, आयरन है, वो एक प्रकार का धातु है। सोना जो है वो एक प्रकार का धातु है, और एल्यूमिनियम तो धातु भी है और ये हल्की धातु होती है। किस प्रकार की धातु होती है भाई, हल्की धातु होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन और आपके सामने, गंधक या सल्फर किस प्रकार का तत्व है? इस सल्फर के बारे में ये पूछ रहा है कि ये धात्विक है या नॉन धात्विक है, मतलब मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो गंधक या सल्फर होता है ना, ये एक प्रकार की अधातु होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो बिल्कुल इसको अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अपने शरीर के अंदर अपना मस्तिष्क का एक भाग पाया जाता है प्यारे दोस्तों, जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। क्या नाम होता है? हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस को अपन बोलते हैं हेड मास्टर। क्या बोला जाता है भाई? हेड मास्टर। और इस हेड मास्टर के नीचे काम करने वाली एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको अपन क्या कहते हैं भाई? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शानदार क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? हाइपोथैलेमस को। ये सिंपल सी आपको ध्यान रखना है। और ये पावर हाउस, तो ये तो आपको पता है, कोशिका का एक कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम होता है प्यारे दोस्तों? उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अपन सेल का पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है। और एटीपी एक प्रकार की क्या है भाई? एनर्जी करेंसी है। ऊर्जा का निर्माण, जो अपने शरीर में ऊर्जा बनती है वो किसके रूप में बनती है? एटीपी के रूप में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए उसको पावर हाउस बोलते हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है यहां पर, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो बताओ पिट्यूटरी ग्रंथि को और क्या बोलोगे आप? और बोलने वाले हो मास्टर ग्लैंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? बिल्कुल प्रकाश का अपवर्तन की बात कर रहा है। और मैंने आपको अभी बताया था कि अपवर्तन के अंदर उसकी दिशा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। प्रकाश की दिशा अगर बदल गई, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया, ऐसी कंडीशन में उसको अपन अपवर्तन बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आनुवांशिकी में
में एलील, ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा हुआ है एलील, ये बोला जाता है इसको। और इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोला जाता है, युग्म विकल्पी। अगर मैं एलील की बात करूं तो इसका सिंपल सा जो मतलब होता है, ये होता है जीन का रूप। क्या होता है भाई, जीन का रूप। और जीन के कितने रूप सामान्यतः, दो रूप जो होते हैं, और जो आपस के अंदर क्या होते हैं भाई, एकांतरित होते हैं, मतलब एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर जैसे मेंडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे जिसके अंदर जीन के अंदर लंबे का गुण भी पाया जाता है और बोने का गुण भी पाया जाता है, मतलब जो विषम युग्मजीय अवस्था वाला ये जो जीन है, पौधे की लंबाई वाला जो जीन है, इसके अंदर एक कैपिटल है और एक क्या है, स्मॉल। ये जीन के दो रूप है और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जीन का जो विकल्प होता है वो क्या कहलाता है, पहले दोस्तों यहां पर एलील कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और आपको पता है कि 60 से 70% क्वेश्चन वही वापस घूम फिर के आ जाते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना 206 होती है। कितनी होती है, 206। 208 होती है गाय में, लेकिन ये मानव की बात कर रहा है तो मानव में 206 होती है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है। बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया है कि अगर मैं रक्त की बात करूं, ब्लड की अगर मैं बात करूं, तो ब्लड का लाल रंग जो होता है वो होता है आरबीसी की वजह से। किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से। और आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और यही हीमोग्लोबिन O2 के ट्रांसफर करने में, स्थानांतरण करने में क्या होती है भाई, सहायता करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है। बिल्कुल आपको पता है कि ये सामान्यतः जो पानी वगैरह है ना, पानी वगैरह जहां पर गंदा होता है, कीचड़ वगैरह होता है, वहां पर मलेरिया होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ज्यादा खाना खाने की वजह से कुछ नहीं होगा, सोने से भी कुछ नहीं होगा, और धूप से बचने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर धूप से बचोगे तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, विटामिन डी। ज्यादा खाना खाओगे तो आपकी क्या हालत हो जाएगी, आपको पता ही है। और सोना मतलब नींद ज्यादा लोगे तो भी कुछ नहीं होना, क्योंकि आपको पता है आप जितनी भी एज के हुए हो, इसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपने जितनी उम्र ली है 20 साल, 21 साल, 30 साल, इनमें से आपने आधी उम्र तो सोकर निकाल दी। मतलब आपने किया क्या है, कुछ नहीं किया। तो आपको सोना भी नहीं है, ज्यादा खाना भी नहीं है, और धूप से भी नहीं बचना, क्योंकि विटामिन डी की क्या हो जाएगी, कमी। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि अगर मलेरिया की रोकथाम करनी है तो जो भी कीचड़ वगैरह है उसकी क्या कर दो भाई, सफाई कर दो, नहीं आपके मलेरिया बीमारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, टीबी के निदान में, डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो अगर आपको पता है कि यहां पर इन टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, वैसे तो मेंटोक्स टेस्ट भी होता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में है ही नहीं। यहां पर लिख रखा है ब्लड टेस्ट, एक्सरे और एमआरआई लिख रखा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि टीबी की वजह से मेनली जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो संक्रमित होते हैं। तो अपन एक्सरे की सहायता से यहां पर पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एड्स के लिए कौन सी दवा है। तो यहां पर एंटीबायोटिक्स से कुछ नहीं होगा, वायरल डिजीज है। और एंटीबायोटिक्स आपको पता है मुख्य रूप से कौन सी बीमारियों के लिए बनाई जाती है, जीवाणु जनित। जो बैक्टीरियल डिजीज है उनके लिए क्या बनाई जाती है, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। पेनिसिलिन भी एक प्रकार की आपको पता है एंटीबायोटिक्स है। तो बच गई कौन सी, ART, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। इस ART का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम होता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये जो है ये दवा एड्स के लिए उपयोगी है, ठीक है। बाकी एड्स से बचाव ही क्या है, इसका उपचार है। अगला क्वेश्चन, कंपोस्ट क्या है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके सामने, कंपोस्ट क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो कंपोस्ट होता है ये मिट्टी में सड़ा हुआ एक जैविक क्या है भाई, अपशिष्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष प्रजनन मतलब मेल का जो हार्मोन्स यहां पर कौन सा है, तो एस्ट्रोजन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन की बात करें, इंसुलिन की बात करें, तो यहां पर पाया जाने वाला जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो किसका है, मेल का, जनन तंत्र का मुख्य हार्मोन है। ध्यान रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मुख्य हार्मोन है, जो यहां पर अगर इसकी बात करें तो जो वर्षण में बनता है, टेस्टिस के अंदर इसका निर्माण होता है। और जो मेल होने का
मृद होने के जितने भी सिम्टम जिस हार्मोन्स की वजह से होते हैं, उस हार्मोन्स का नाम क्या होता है? उस हार्मोन्स का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन और आपके सामने, मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका बहुत कम लोगों को पता होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये कौन सी ग्लैंड से निकलता है? ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है। और इसका काम क्या होता है? सामान्यतः ये रात के समय सोने के बाद में इस हार्मोन क्या होता है भाई? रिलीज होता है। ये शरीर को क्या देता है? आराम देने वाला हार्मोन होता है। और पीनियल ग्रंथि तो आपको पता है कि एक जैविक घड़ी की तरह भी क्या करती है भाई? कार्य करती है। तो आपको सिंपल सा ये बात ध्यान रखनी है, मेलाटोनिन है, ध्यान रखना मेलेनिन नहीं है। अपने बोला था त्वचा का रंग डिसाइड करने वाला पिगमेंट का नाम होता है मेलेनिन, और यहां पर लिखा हुआ है मेलाटोनिन हार्मोन। ओके, तो हार्मोन जो है वो क्या है? पीनियल ग्लैंड से सिक्रेशन होता है इसका। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लोहे की रोड पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को या मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? बिल्कुल ये 100% छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लोहे की रोड पर जस्ता की परत चढ़ाने की मैकेनिज्म को अपन क्या कहते हैं? तो बिल्कुल इसको अपन बोलते हैं धातुकरण। क्या बोला जाता है? धातुकरण। क्योंकि लोहे के ऊपर अपन ने दूसरी धातु चढ़ा दी, लेकिन ये इस नाम से ज्यादा पूछा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों किस अंग से निकलते हैं? तो अपन को पता है कि अपने शरीर के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम होता है अग्नाशय। क्या नाम होता है भाई? अग्नाशय, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पेंक्रियाज। और इस अग्नाशय की भी कुछ सेल पाई जाती है, जैसे एल्फा सेल होती है, इसी प्रकार से बीटा सेल होती है, इसी प्रकार से गामा सेल होती है, और इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो डेल्टा सेल होती है। इनमें से जो एल्फा सेल होती है ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो है इसका सीक्रेशन करती है हार्मोन का, उसका नाम होता है, क्या नाम होता है? ग्लूकागोन। क्या नाम होता है भाई? ग्लूकागोन। और जो बीटा करती है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इंसुलिन। इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखना, ग्लूकागोन और इंसुलिन। जो इंसुलिन है ये शुगर वगैरह को शरीर के अंदर क्या करते हैं भाई? मेंटेन करते हैं। ये शुगर को बढ़ाता है और ये क्या करता है? कम करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अग्नाशय। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, समतल दर्पण के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? बहुत ही नया क्वेश्चन, शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। इसके वैज्ञानिक का आपको नाम याद रखना है, और नाम क्या था? फ्रेम होल्ट। क्या था? फ्रेम होल्ट, जिसने समतल दर्पण के नियम की दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में, सिंपल सा पूछा जाए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो बताओ मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आप कितनी बता के आओगे? आपको बता के आनी है 46। कितनी बता के आओगे? 46। ठीक है, अगर आपको ये जो गुणसूत्रों की संख्या है ये अगर जोड़ी में पूछ ली जाए तो बताओ इसका क्या कर दोगे? आप आधा कर दोगे। लेकिन आपको सिंपल अगर ऑप्शन में मेल के अकॉर्डिंग दिया हुआ मिले तो आपको क्या बताना है? 44 प्लस एक्स वाई। और अगर फीमेल के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाए तो क्या बताना है? 44 प्लस एक्स एक्स। यही अंतर होता है मेल और फीमेल के क्रोमोसोम में, बाकी संख्या तो क्या होती है? समान होती है। और एक चीज और समझिए, ये जो 44 वाले जो क्रोमोसोम है ना प्यारे दोस्तों, इनको अपन बोलते हैं ऑटोसोम्स। कौन से सोम्स बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं ऑटोसोम्स। मतलब ये होते हैं कायिक गुणसूत्र, कायिक लक्षणों का क्या करते हैं? निर्धारण। और अगर मैं इनकी बात करूं, एक्स वाई और एक्स एक्स की अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं तो इनको अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम भाई? सेक्स क्रोमोसोम इनको अपन बोलते हैं, क्योंकि सामान्यतः जो लिंग का निर्धारण है, लिंग का निर्धारण यही जो क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र है ये करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर मेल के अंदर आप देखोगे तो एक्स वाई मिलेगा, फीमेल में देखोगे तो एक्स एक्स मिलेगा। इसका मतलब उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा होगी, इसका डिसाइड कौन करता है? पिता करता है, ना कि मां करती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इधर देखिए, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो बिल्कुल मैंने अभी बताया आपको 23 जोड़ी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आपके सामने, इधर देखिए, मानव हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं? बिल्कुल कितने चेंबर होते हैं ये बिल्कुल पूछा जाएगा। हृदय का क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा जाएगा। इधर देखिए, हृदय के बारे में अपन देखते हैं।
अगर मैं हृदय को सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना चाहूं तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये इस हृदय को अपन दिल बोलते हैं, हृदय को क्या बोलते हैं भाई, दिल बोलते हैं। इस हृदय की अगर बात करें तो इसके ऊपर की तरफ जो होता है उसको आलिंद बोलते हैं, मतलब आर्टरियम बोलते हैं। नीचे की तरफ होता है उसको अपन नीले बोलते हैं, मतलब वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। लेकिन इधर वाले को भी अपन दो भागों में बांट देते हैं, आलिंद को भी और नीले को भी कितने भागों में बांट देते हैं, दो में। अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय के पार्ट या भाग कितने होते हैं तो भाग तो दो ही होते हैं। भाग तो कितने होते हैं प्यारे दोस्तों, दो ही होते हैं। एक तो क्या होता है, आलिंद, और एक क्या होता है आपके सामने, नीले। ये दो ही भाग होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर चेंबर का निर्माण कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 4 चेंबर्स का यहां पर क्या हो चुका है, निर्माण। क्योंकि दायां आलिंद होता है, बायां आलिंद होता है, दायां नीले होता है, बायां नीले होता है। तो बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन, और यहां पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है। आरबीसी दे रखी है, डब्ल्यूबीसी दे रखी है, प्लेटलेट्स दे रखा है, प्लाज्मा दे रखा है। इधर देखिए मैं आपको कंपोजिशन संगठन बताता हूं किसका, ब्लड का। ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर ब्लड को अगर ध्यान से देखे तो इसके अंदर 55% भाग के अंदर तो पाया जाता है प्लाज्मा। कितने प्रतिशत भाग में, 55% भाग में तो क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। और अगर अपन बात करें ब्लड सेल्स की, किसकी बात करें भाई, अगर ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो 45% भाग में क्या पाई जाती है, ब्लड सेल्स पाई जाती है। कितने प्रतिशत भाग में, 45% भाग में क्या पाई जाती है, ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स मैंने आपको अभी बताई थी क्या होती है, आरबीसी होती है, साथ ही साथ क्या होती है, डब्ल्यूबीसी, और क्या होती है भाई, प्लेटलेट्स होती है। तो आप ध्यान से आप देखोगे ऑप्शन को, तो ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये पाया जाता है 55%। और ये तीनों मिला के कितनी पाई जाती है, ध्यान रखना, ये पाई जाती है 45%। अगला क्वेश्चन और आपके सामने, मानव रक्त की सामान्य पीएच कितनी होती है। बिल्कुल सिंपल और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताओगे आपको याद रखनी है, जो मानव का जो ब्लड होता है या किसी भी पशु का ब्लड होता है उसकी जो पीएच होती है वो सामान्यतः अपन याद करते हैं 7.4। क्या याद करते हैं, 7.4। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर आपको अभी तक नहीं पता, बताओ इस पीएच का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम होता है भाई, इसका पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब पीएच जो है वो रक्त का वह मान है जिसके अंदर अपन हाइड्रोजन की सांद्रता का क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ब्लड की पीएच सामान्य कितनी होती है, 7.4 होती है। लेकिन अपन ये बिल्कुल वास्तविक पीएच अगर देखें तो वो होती है 7.35 से लेकर 7.45 तक ये होती है। ठीक है, अगर इससे कम हो जाए तो एसिडोसिस हो जाता है, और अगर इससे इस एरिया से अगर ज्यादा हो जाए तो एल्केलोसिस हो जाता है। मतलब कम हुई तो अम्लीयता बढ़ेगी, ज्यादा होगी तो क्या बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसकी पीएच मेनली कितनी होती है, इसकी पीएच होती है 7.4। बिल्कुल अगला क्वेश्चन, डार्विन ने किस चीज की खोज की थी, तो डार्विन ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी क्या, नहीं की थी। ना डीएनए की थी, ना आरएनए की थी, प्राकृतिक चयन की थी। डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक था, और इस वैज्ञानिक ने है ना बहुत अच्छी चीज बताई थी। इसने क्या बताया था, इसने यह बताया था कि इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर, जिसके अंदर जितनी ज्यादा क्षमता होगी वो आगे बढ़ेगा, और जिसमें क्षमता नहीं होगी वो क्या हो जाएगा भाई, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। डार्विनवाद के अंदर ही अपन को पढ़ने को मिलता है, क्या पढ़ने को मिलता है कि जिस ऑर्गन का अपन उपयोग करते हैं वो ऑर्गन तो विकसित हो जाता है, और जिस ऑर्गन का अपन उपयोग नहीं करते वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। अपन ने पढ़ा भी है, सुना भी है कि अपने भी पहले बंदर की तरह पूंछ पाई जाती थी, लेकिन अपने शरीर के अंदर पूंछ का कोई भी यूज नहीं था, इसलिए धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट हो गई। ऐसा बोला भी जाता है। ऐसी बातें किसने कही थी, डार्विन ने कही थी। मतलब प्राकृतिक चयन के बारे में उसने बात की थी कि जो नेचर है, नेचर के साथ में हमेशा गलत खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर नेचर ने वापिस अपने साथ में अगर खिलवाड़ कर दी तो ना तो आप बचोगे ना हम बचेंगे। इसका मतलब यह है कि इस डार्विन ने बता दिया था कि प्राकृतिक चयन, नेचर भी प्रकृति भी चयन करती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आरबीसी में नाभिक होता है क्या, ये बोल रहा है। नाभिक का मतलब यहां पर क्या है बताओ, यहां पर बात है, नाभिक का मतलब है यहां पर केंद्रक, मतलब ये न्यूक्लियस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियस की। तो बिल्कुल अपन मानव के अंदर पढ़ा है कि मानव की आरबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ओनली फॉर ओनली डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, नो, मतलब नहीं पाया जाता। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने,
धातु का कौन सा गुण उपकरण बनाने में सहायता करता है, मतलब अपन धातुओं से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा इसके अंदर गुण पाया जाता है जिसकी वजह से अपन किसी भी धातु से इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया जा सके। तो बताओ चमक से क्या उपकरण बनाया जा सकता है, क्या नहीं बनाया जा सकता। कठोरता होती है, बिल्कुल इसका कभी कोई यूज नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल तन्यता, मतलब धातु को अपन बढ़ा सकते हैं, लंबा कर सकते हैं और उससे इंस्ट्रूमेंट का क्या कर सकते हैं भाई, निर्माण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा धातु हल्का और मजबूत होता है। हल्का भी होता है लेकिन क्या होता है, मजबूत। अगर यहां पर सोने की बात करें, तांबे की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें और लोहे की बात करें, तो मैंने अभी अभी बताया था कि एल्यूमिनियम एक प्रकार की धातु भी है, मजबूत भी है और क्या होती है, सामान्यतः हल्की होती है। क्या होती है, हल्की, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, RH फैक्टर का महत्व क्या है। बिल्कुल RH जो फैक्टर होता है, इस फैक्टर का मतलब क्या है, ये रक्त का रंग बदल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं बदल सकता। रक्त समूह में एंटीजन का होना, बिल्कुल ये एक प्रकार का एंटीजन है। आपने पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप के अंदर एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो जो एंटीजन होता है, एंटीजन तो जो ब्लड ग्रुप होता है वही क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। एंटीबॉडी जो ब्लड ग्रुप होता है उसके विपरीत पाई जाती है। और एक एंटीजन और होता है जो RH कारक होता है, RH फैक्टर होता है, जिसके अंदर होता है उसको अपन बोलते हैं RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं, RH नेगेटिव। इसका भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैटर है, लेकिन अपन ओनली क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। RH फैक्टर का महत्व क्या है, तो रक्त समूह में ये एंटीजन होता है, ठीक है। DNA का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ये पूछा जा सकता है भाई। ये एक तो ध्यान रखना, इस DNA का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्या नाम होता है इसका, नाम आपको ध्यान रखना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा एसिड प्यारे दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका पूरा नाम होता है। तो इसमें पहले ऑप्शन में लिख रखा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा हुआ है डीऑक्सी राइबोज, ये क्या है, ये DNA में पाई जाने वाली शुगर है। ये DNA में पाई जाने वाली क्या है भाई, शुगर है, शर्करा का नाम है। और इसका अन्य नाम भी होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन पेंटो शुगर भी बोलते हैं, पेंटो शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और अपने बचपन में पढ़ा है कि 1 का मतलब मोनो होता है, 2 का मतलब डाई होता है, 3 का मतलब टेट्रा होता है, 3 का मतलब क्या होता है, ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा और 5 को अपन पेंटा बोलते हैं। मतलब 5 कार्बन पाए जाते हैं तो पेंटो शुगर होती है। मतलब DNA का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इधर देखिए, आरबीसी किसकी कमी से कम हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से या आयरन की कमी से। बिल्कुल आयरन की कमी से, जिसको अपन एपी बोलते हैं, जो फेरस आयन के रूप में पाया जाता है, उसकी वजह से कम हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि इस आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से 30 से 35% जो भाग पाया जाता है आरबीसी का, वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 60 से 70% जो भाग पाया जाता है वो वाटर होता है इसमें। और इस हीमोग्लोबिन में भी ये जो हीम ग्रुप है, ये इस हीम ग्रुप में क्या होता है, आयरन होता है। जब आयरन की कमी होगी, हीम ग्रुप की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, मतलब आरबीसी की क्या होगी, कमी होगी। तो आपको ध्यान रखना है आयरन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अपशिष्ट प्रबंधन में रिड्यूज का अर्थ क्या है। बिल्कुल अपने तीनों पढ़ लिए, रिड्यूज भी अपने पढ़ लिए, रीयूज के बारे में भी अपने पढ़ लिया और रिसाइकल के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। तो बताओ इसका मतलब क्या होता है, कम करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अपन जल्दीबाजी में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता, ये नहीं के बारे में बोल रहा है, तो मतलब बाकी में तो होते हैं और एक में नहीं होता। तो बिल्कुल चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है, चेचक भी एक प्रकार की वायरल डिजीज है, एड्स भी एक प्रकार की वायरल डिजीज है, लेकिन मच्छर से फैलने वाली बीमारी मलेरिया, ये एक प्रकार की वायरल डिजीज नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। तो आरबीसी का जो जीवन काल अपन याद करते हैं वो लगभग कितना याद करते हैं, 120 दिन। ये किसके अंदर होता है, मानव और कुत्ते में होता है। अलग अलग प्रजाति के अंदर आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे गाय की बात करें तो 125 से 150 दिन होता है, लेकिन मानव के अकॉर्डिंग 120 दिन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जेनेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये पूछ रहा ऊंचे या लंबे और बोने, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी पौधों के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाए तो एफ1पीडी में सभी पौधे किस प्रकार के होंगे। आपने मेंडल का प्रभाविता का नियम पढ़ा होगा।
मेंडल ने क्या किया था, कैपिटल टी लिया था, मतलब लंबे वाला या ऊंचे वाला लक्षण लिया था, और एक लिया था स्मॉल टी, और दोनों के बीच में क्रॉस करवाकर यहां पर एपनपीडी प्राप्त की थी। कौन सी पीडी प्राप्त की थी, एपनपीडी। और इसने एपनपीडी में पाया था कि चारों संतानें कैसी प्राप्त हुई, ऐसी प्राप्त हुई, और चारों को अगर देखा तो इसमें सबके सब पौधे बाहर से देखने पर कैसे दिखाई दिए, लंबे दिखाई दिए। मतलब इसने लंबा पौधा भी लिया था और साथ ही साथ इसने बोना पौधा भी लिया था, और लंबे और बोने दोनों पौधों के बीच में इसने क्रॉस करवाया था। लेकिन इसने जब एपनपीडी में प्राप्त संतान को देखा तो इसको सभी के सभी पौधे कैसे मिले, वही लंबे मिले। कैसे मिले, लंबे, बाहर से देखने पर। इसका मतलब इसने समझाया भी था कि विषम युग्मजीय अवस्था में, इधर देखिए यहां पर कैपिटल टी लिखा हुआ है, यहां पर स्मॉल टी लिखा हुआ है, ये समयुग्मजीय अवस्था है, ये समयुग्मजीय अवस्था है, ये विषम युग्मजीय अवस्था है। इसने ये बोला कि विषम युग्मजीय अवस्था में जीन का जो एक रूप होता है वो तो अपना प्रभाव दिखाता है, जिसको अपन डोमिनेंट एलील बोलते हैं, और एक जीन का जो रूप होता है वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता, जिसको अपन रिसेसिव एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेसिव। डोमिनेंट ने अपना प्रभाव दिखाया, इसे ही अपन प्रभाविता का नियम बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एकल संकर संकरण की प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रभाविता का नियम देखने को मिलता है, जो मेंडल का कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। तो बिल्कुल इसने जब देखा तो इनके बीच में जब क्रॉस करा के देखा तो सभी पौधे ऊंचे मतलब लंबे इसको मिले। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु अणु ऑक्सीजन से जुड़ता है? बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं तो जो आयरन होता है, ये जो आयरन है ना, इस आयरन की वजह से ही हीमोग्लोबिन जुड़ता है। एक बार के लिए इस हीमोग्लोबिन को देख लो आप। अगर मैं बात करूं किसकी, हीमोग्लोबिन की, तो बताओ हीमोग्लोबिन पाया किस में जाता है, आरबीसी में। ओके, हीमोग्लोबिन को अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो चीज होती है। इसके अंदर एक तो होता है आपके सामने हिम ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है भाई, एक तो आपके सामने होता है यहां पर हिम ग्रुप होता है, ठीक है, और एक होती है यहां पर प्रोटीन जिसका नाम होता है ग्लोबिन। क्या नाम होता है, ग्लोबिन। ये जो हिम ग्रुप होता है ना, इसके अंदर पाया जाता है आयरन, और आयरन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, फेरस आयन के रूप में पाया जाता है। और यही जो आयरन है ये O2 को जोड़ने का काम करता है। एक हीमोग्लोबिन में 4 हिम ग्रुप होते हैं, 4 ही आयरन पाए जाते हैं, तो 4 ही O2 को क्या करते हैं भाई, जोड़ने का काम करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु अणु ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो कौन जुड़ता है, आयरन। अगला क्वेश्चन, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि इसने लक्षणों के वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के क्या दिए थे भाई, नियम दिए थे, और इसीलिए मेंडल को जेनेटिक्स का क्या बोला जाता है, जनक। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियम में बता देता हूं, कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, जिनमें पहला जो नियम था वो कौन सा नियम था भाई, प्रभाविता का नियम था। दूसरा जो नियम था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पृथक्करण का नियम। किसका नियम भाई, पृथक्करण का नियम। और जो तीसरा जो इसने नियम दिया था प्यारे दोस्तों, उसका नाम क्या था, ध्यान रखना, उसका नाम था स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो ये 3 नियम दिए थे, इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इधर देखिए, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? बिल्कुल पूछा जाने वाला क्वेश्चन। यहां से 2 चीज आप ध्यान रखना। एक तो अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वभौमिक दाता कौन है, तो सार्वभौमिक दाता की बात करें तो बिल्कुल आपको याद रखना है O ग्रुप, और O के अंदर भी मेनली कौन सा, नेगेटिव वाला। और एक अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वभौमिक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्वभौमिक ग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है, तो आपको ध्यान रखना है AB वाला। और AB के अंदर भी पूछा जाए तो कौन सा, पॉजिटिव वाला। तो बिल्कुल यहां पर पूछा हुआ है दाता वाला, तो आप क्या बता दोगे, O ब्लड ग्रुप। ओके, और ये कौन सा है, ये ग्राही वाला है। ये कौन सा है, ये दाता वाला है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, A, B, AB और O। एलील पाए जाते हैं इनमें 3, जीनोटाइप की संख्या होती है इसमें 6, लेकिन वो अपन चर्चा नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एबीओ रक्त समूह प्रणाली में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? बिल्कुल मैंने अभी बताया 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, एक ओ होता है, जिसमें ओ सार्वत्रिक दाता होता है, ए बी सार्वत्रिक ग्राही होती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने,
मेंडल का विभाजन का नियम, बिल्कुल इसी को विभाजन का नियम या अभी मैंने आपको बताया है। पृथक्करण का नियम अपन बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किससे संबंधित है? बिल्कुल युग्मकों का पृथक्करण से संबंधित है। बिल्कुल इसके अंदर ही इस क्वेश्चन में पता लग रहा है कि विभाजन का नियम, पृथक्करण का नियम, जहां पर युग्मक अलग अलग हो जाते हैं। और आपको पता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन होने से पहले, मतलब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के मिलने से पहले ये जो युग्मक है ये डिप्लॉइड से क्या हो जाते हैं? हेप्लॉइड हो जाते हैं। यही तो कारण है कि अपने माता पिता के अंदर भी गुणसूत्र 46 थे, अपने अंदर भी गुणसूत्र 46 है, और अपनी संतान में भी गुणसूत्र कितने होंगे? 46। क्योंकि पिता से जो कोशिका आई है और माता से जो कोशिका आई थी, जननिक जो कोशिका आई थी, मतलब जहां पर वो कोशिका जब आकर दोनों कोशिकाएं जब मिलकर यहां पर अपने शरीर का निर्माण हुआ है, इससे पहले जब जाइगोट का स्टार्टिंग में निर्माण हुआ था तो जो दो अगुणित कोशिकाएं आई थी, मेल से आने वाली का नाम होता है स्पर्म, फीमेल से आने वाली का नाम होता है ओवम। दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी आधी होती है। मतलब मेल के स्पर्म में गुणसूत्र होते हैं 23, फीमेल के ओवम में गुणसूत्र कितने होते हैं? 23, और 23 मिलकर गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 46। यही कारण है कि एक प्रजाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहती है भाई? समान रहती है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये पृथक्करण का नियम मेंडल बाबा ने दिया था, और इसके अंदर युग्मक क्या हो जाते हैं भाई? अलग अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार, इसके अंदर आपकी फाइनल एग्जाम की खुशबू भी है। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रकाश संश्लेषण, जिसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक है या रासायनिक है? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक प्रकार की रासायनिक मैकेनिज्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं ना, वो पौधे अपना क्या बनाते हैं भाई? भोजन बनाते हैं। तो आपको पता है कि यहां पर केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगी? चेंज होगी। इसका मतलब ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और रक्त समूह के आरबीसी पर कौन सा एंटीजन नहीं होता? कौन सा एंटीजन नहीं होता? क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें नहीं लिखा हुआ है। कौन सा होता है ये नहीं पूछा इसने, कौन सा नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, और रक्त समूह के आरबीसी पर कौन सा एंटीजन नहीं होता? तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ना तो ए होता और ना ही बी होता। इधर देखिए, मैं ब्लड ग्रुप की बात करता हूं एक बार, सिंपल सी। एक साइड में लिख देता हूं मैं रक्त समूह है, ओके, और एक साइड के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं एंटीजन, और एक साइड में मैं आपको लिख देता हूं एंटीबॉडी। क्या लिख देता हूं भाई? एंटीबॉडी। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखना। रक्त समूह मैंने 4 बताए हैं, एक ए बताया है, एक बी बताया है, एक मैंने ए बी बताया, और एक मैंने क्या बताया प्यारे दोस्तों? ओ। ध्यान रखना, जो रक्त समूह होता है वही क्या होता है? एंटीजन होता है। वही क्या होता है? एंटीजन। तो बताओ, रक्त समूह ए के अंदर एंटीजन क्या होगा? ए। बी में क्या होगा? एंटीजन ए होगा। ध्यान रखना, ए बी के अंदर अगर अपन एंटीजन की बात करें, किसकी बात करें? एंटीजन की, तो एंटीजन ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ओ के अंदर ध्यान रखना कोई भी एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडी ध्यान रखना इसके विपरीत होती है, तो ए की एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बी। ए की क्या हो जाएगी भाई? बी हो जाएगी। और बी की क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। और इसमें ध्यान रखना, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और ओ के अंदर एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए और बी। एक चीज ध्यान से समझना, बहुत गौर करने वाली बात है, समझने वाली बात है। इधर देखिए, अपने शरीर के अंदर कोई भी बाहर से प्रवेश करता है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी फंजाई वगैरह, वो होता है अपने शरीर के लिए एंटीजन, बाहर से प्रवेश करने वाला। फिर अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है, कौन है प्यारे दोस्तों? इम्यूनिटी सिस्टम है, उसके विपरीत जो बनाता है उसको मारने के लिए, उसका नाम होता है एंटीबॉडी। और एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन की सहायता से अपन को क्या मिलती है भाई? अपनी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, अपना शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने का क्या करता है भाई? कार्य करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अब जो एबी ब्लड ग्रुप है, ये जो एबी है ये सार्वत्रिक ग्राही होता है, ओबी सार्वत्रिक दाता होता है। इस ओबी वाला जो है, जिसके अंदर ओ ब्लड ग्रुप है जिस व्यक्ति में, वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते। जब दूसरे के शरीर में जाएगा और खुद में कोई एंटीजन ही नहीं है, तो बताओ उसके शरीर को पता लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन एबी के अंदर कोई भी क्या नहीं होती? एंटीबॉडी नहीं होती। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो अपने ये चीज तो पढ़ ली थी
कि मेंडल ने किसका पौधा लिया था, मटर का पौधा लिया था, और मटर के पौधे के अंदर भी 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का क्या किया था भाई, अध्ययन किया था। बिल्कुल अभी चर्चा की है डोमिनेंट और रिसेसिव शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बिल्कुल अपने यहां पर मेंडल के बारे में पढ़ा था कि मेंडल का पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, और इसी ने अपना जो पहला नियम था जिसका नाम था प्रभाविता का नियम, क्या नाम था भाई, प्रभाविता का नियम, जो अपन को देखने को मिला था प्रथम पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में देखने को मिला था, प्रथम पीढ़ी में। और प्रथम पीढ़ी भी किसकी, प्रथम पीढ़ी भी अपन को जो मिली थी वो मिली थी प्यारे दोस्तों मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, जिसको अपन बोलते हैं एकल संकर संकरण। इसकी प्रथम पीढ़ी के अंदर मेंडल ने बताया था कि जीन का एक रूप डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब है जो अपना प्रभाव दिखाता है, और रिसेसिव का मतलब है जिसकी वजह से जिसका प्रभाव क्या हो चुका है, दब चुका है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपके सामने, यदि एक पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यह किस प्रकार का है, क्या पूछना चाह रहा है, यह पूछना चाह रहा है। इधर देखिए, बिल्कुल इस एलील के, इस जीन के जो दोनों एलील है वो क्या है, अलग अलग, और इस अवस्था को अपन बोलते हैं विषम जात, मतलब हेटेरोजाइगस। और जब यहां पर कंडीशन ऐसी आ जाती कैपिटल टी या स्मॉल टी मतलब जीन के दोनों रूप अगर समान होते तो ऐसी कंडीशन में उसको अपन बोलते हैं होमोजाइगस, लेकिन ये अलग अलग है तो प्यारे दोस्तों ये क्या है, हेटेरोजाइगस। अगला क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार गुणसूत्र बदलते हैं, बिल्कुल नहीं बदलते। जीन निश्चित रहते हैं, डीएनए बदलता है, कोई नहीं, बिल्कुल जीन निश्चित होते हैं। मेंडल ने बताया था कि जीन गुणसूत्र के ऊपर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, इनकी जो लोकस होती है, इसकी जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो जीन है इनको अपन जेनेटिक्स की इकाई बोलते हैं, मतलब आनुवंशिकी की क्या बोला जाता है, इसको इकाई या यूनिट बोला जाता है। और इन्हीं के अंदर क्या पाई जाती है प्यारे दोस्तों, इन्हीं के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है, और यही वो सूचनाएं हैं जिनकी वजह से आप में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपके माता पिता के क्या है, समान है, और जो अलग है वहां पर आ गया वेरिएशन। क्या आ गया भाई, वेरिएशन। लेकिन जो हेरिडिटी या वंशागत होने वाले जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं ये पाई जाती है जीन के ऊपर, जीन पाया जाता है डीएनए के ऊपर, डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में, और केंद्रक पाया जाता है प्रत्येक कोशिका में आरबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़कर। और अगर कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका अपने शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके सामने, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन, पीला होता है, और किसकी वजह से होता है, तो ध्यान रखना ये होता है बिलीरुबिन की वजह से। किसकी वजह से भाई, बिलीरुबिन की वजह से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस क्रॉस से समझा जा सकता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जो अपने पास में द्विवीय संकर संकरण था, को क्या था भाई, प्रभाविता का नियम तो अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझा था, लेकिन ध्यान रखना स्वतंत्र अपियन का जो नियम है या स्वतंत्र वर्गीकरण का मेंडल का तीसरा नियम है। आपको पूछा जाए मेंडल का कौन सा नियम है, तो ध्यान रखना ये मेंडल का थर्ड नियम है। मेंडल का कौन सा नियम है भाई, ये मेंडल का तीसरा नियम है, और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, एक चीज और, इस द्विवीय संकर संकरण का आपसे इतना लेवल का अगर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछ लिया जाए, इनका फिनोटाइप अनुपात पूछ लिया जाए, और साथ ही साथ आपसे क्या पूछ लिया जाए, जीनोटाइप अनुपात पूछ लिया जाए। बिल्कुल आपके जेनेटिक्स आनुवंशिकी जो है वो आपके टॉपिक दे रखा है जनरल साइंस के अंदर अलग से, तो यहां पर इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिनोटाइप का मतलब आपको पता होना चाहिए, जीनोटाइप का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ आपके सिलेबस में कि आनुवंशिकी के कुछ शब्दावली। तो फिनोटाइप का मतलब होता है जिन लक्षणों का अपन बाहर से देखकर पता लगा सकते हैं उनको बोलते हैं फिनोटाइप, और जीनोटाइप का मतलब होता है जिनको बाहर से देखकर जिनका पता नहीं लगा सकते। तो फिनोटाइप अनुपात अगर इस क्रॉस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर होता है 9:3:1, और अगर जीनोटाइप अनुपात की अगर मैं बात करूं तो ये जो जीनोटाइप जो अनुपात जो आपके सामने होता है ये आपके सामने प्राप्त होता है 1:2:1:2:2:4:1:1 और _1। बिल्कुल सिंपल सा याद रखने का तरीका 12:12:24:12:1 ये तो होता है जीनोटाइप। और 93 जो 31 है, यहां पर क्या है भाई, 93 जो 31 है ये एक प्रकार का क्या है, फिनोटाइप अनुपात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए ध्यान से, मानव शरीर की सबसे बड़ी
हड्डी कौन सी होती है, बोन कौन सी होती है? बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन फीमर होती है। बड़ी, यहाँ पर बड़ी की जगह अगर ये पूछता कि सबसे लंबी, शरीर की सबसे लंबी एंड मजबूत कौन सी होती है, तो थोड़ा और भी अच्छा लगता, और वो पैर में पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है? फीमर नाम होता है, आप सब जानते हो। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय को सुरक्षा कौन देता है? मतलब हार्ट की बात कर रहा है, और आपको पता है रीढ़ की हड्डी तो कहां पर पाई जाती है? ओके, जिसको अपन मेरुदंड भी बोलते हैं। पसलियां, खोपड़ी आपको पता है कहां पर पाई जाती है? श्रोणी या पेल्विस, पेल्विस वहां पर पाया जाता है जहां पर मूत्राशय वगैरह होते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने एक ही बचा है, उसका नाम है पसलियां, रिब्स। और वैसे भी आपको पता है कि जो हृदय होता है वो थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, मतलब यहां पर छाती वाले भाग में पाया जाता है, जिसके चारों तरफ बताओ पसलियां होती है या नहीं होती? होती है। एक पिंजरे का निर्माण करती है जिसके बीच में फेफड़े और क्या होते हैं भाई? हृदय होते हैं। तो ये मानव हृदय को सुरक्षा देने वाली हड्डी कौन सी होती है? पसलियां। अगला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम में कुल कितनी कशेरुकाएं होती है? बिल्कुल याद रखना आपको, 26 होती है। वैसे अगर मैं इनको डिटेल में बताना चाहूं तो जैसे अगर अपन यहां पर बात करें किसकी, सर्वाइकल की अगर अपन बात करें, साथ ही साथ अगर अपन बात करें यहां पर थोरेसी की, साथ ही साथ अगर अपन यहां पर बात करें सेक्रम की, और साथ में ही अगर अपन बात करें लंबर की, और अगर अपन बात करें पूंछीय कशेरुका की, जिसको अपन बोलते हैं कोक्सीजियल। क्या बोलते हैं भाई? कोक्सीजियल। ध्यान रखना, मानव में सर्वाइकल होती है 7, थोरेसी की अगर बात करें तो 12 होती है, सेक्रम की अगर बात करें तो 5 होती है, लंबर की अगर बात करें तो 1 होती है, और कोक्सीजियल की अगर बात करें तो क्या होती है? 1। टोटल की अगर बात करें तो कितनी होती है? 26 होती है। कितनी होती है भाई? 26। इसीलिए बोला जाता है कि मानव के अंदर भी पहले क्या थी? पूंछ थी। एक मानव के अंदर पूंछ वाली हड्डी भी पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है कोक्सीजियल। क्या नाम होता है भाई? कोक्सीजियल। अगला क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अपघटन। कंपोस्ट आपको पता है कि प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं उनका अगर अपघटन कर दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा? कंपोस्ट का। पहले दोस्तों आपका इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड के अंदर आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। ये इसका जो पीडीएफ आपको मिलने वाला है, वो पीडीएफ आप जिस नाम से आप चैनल देख रहे हो, इसी नाम से आपको प्ले स्टोर पर ऐप भी मिल जाएगा, और उस ऐप के अंदर फ्री मटेरियल के अंदर इस पीडीएफ को डाल दिया जाएगा। तो आपके पढ़ने में ये क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार, और वो क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि जो लार या जो सेलाइवा होती है, सेलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल ये देखो, यहां पर नाम क्या लिखा हुआ है? पटाइलिन, जिसको अपन मेनली क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। लेकिन इसको आप इंग्लिश में देखोगे तो बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है, इसको अपन ऐसे ही बोलते लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो टाइलिन नामक जो एंजाइम है, ये लार या सलाइवा के अंदर पाया जाता है। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कि वसा या फैट के पाचन में कौन मदद करता है? तो बिल्कुल वसा के पाचन में अगर एंजाइम का नाम पूछ लिया जाए तो उस एंजाइम का नाम तो क्या होता है? उस एंजाइम का नाम तो होता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है प्यारे दोस्तों? लाइपेज एंजाइम। लेकिन यहां पर जो लीवर के अंदर जिस बाइल या पीतरस का निर्माण होता है, यह भी वसा के पाचन में क्या करता है प्यारे दोस्तों? सहायता करता है। तो बिल्कुल ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, ये लार हो गई जिसके अंदर अभी अपने टाइलिन पढ़ा है। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, जिसको अपन HCl बोलते हैं, इसका पता आपको पता ही है, पेट या स्टोमक में इसका निर्माण होता है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन में क्या करता है भाई? सहायता करता है। और लार, जिसमें अभी अपने एक पढ़ा है एंजाइम, जिसका नाम क्या होता है? टाइलिन नाम होता है। और इस वसा या फैट का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम होता है लाइपेज, और पीत रस भी इसका क्या करता है? पाचन करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से कहां पर पूरा होता है? बिल्कुल मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, ध्यान रखना, ये कंप्लीट रूप से जाकर कहां पर इसका पाचन होता है? इसका कंप्लीट रूप से पाचन होता है छोटी आंत में। कहां पर होता है भाई? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, और आपके सामने, लार का पीएच लगभग कितना होता है? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन। ध्यान रखना है आपको कि जो लार की जो पीएच होती है, ये सामान्यतः क्या होती है भाई? हल्की अम्लीय होती है। क्या होती है भाई?
हल्की अम्लीय होती है, मतलब इसकी पीएच होती है 5.5 से लेकर 6.5 तक। इसी प्रकार से अपन ने यहाँ पर ब्लड की पीएच भी पढ़ी थी। किसकी पीएच पढ़ी थी? ब्लड की भी अपन ने क्या पढ़ी थी प्यारे दोस्तों? पीएच पढ़ी थी। और ब्लड की पीएच अपन ने पढ़ी थी 7.4, मतलब ये जो ब्लड होती है, ब्लड की जो पीएच होती है ये हल्की क्षारीय होती है। कैसी होती है? हल्की क्या होती है भाई? क्षारीय होती है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने, गंधक का प्रयोग मुख्य रूप से कहां होता है? तो इमारत बनाने में कोई नहीं करता, कंप्यूटर बनाने में भी कोई नहीं करता। दवा के निर्माण में गंधक का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किसके लिए अधिक किया जाता है? बिल्कुल एग्जाम वाले कुछ भी इस क्वेश्चन में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। तो अगर आपसे पूछा जाए अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो किसके लिए अधिक किया जाता है? तो किचन रसोई में नहीं करते, साइकिल बनाने में भी नहीं करते, दूरबीन में, बिल्कुल दूरबीन के अंदर जो किया जाता है, जिस उपयोग माइक्रोस्कोप वगैरह के अंदर, वो किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल शानदार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहां से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं। अगर उत्तल दर्पण में पूछा जाए आपसे, किस में पूछा जाए? उत्तल दर्पण में, तो आपको बताना है बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा बनता है। अगर आपसे पूछा जाए किसमें? समतल दर्पण में, किसमें पूछा जाए प्यारे दोस्तों? समतल दर्पण में, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है समान बनता है। और बड़ा की अगर बात करें तो आपको बताना है अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में भाई? अवतल दर्पण में। ये तो आप लिख के भी ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीनों में एक क्वेश्चन तो आपकी एग्जाम में छप चुका है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो समान होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब क्या होता है? अपवर्तन की बात कर रहा है। और मैंने बोला था अपवर्तन के अंदर प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आनुवंशिकी में बिल्कुल जीनोटाइप की बात कर रहा है। और ये जो जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप की मैंने अभी चर्चा की थी आपके सामने। ये एक प्रकार की जीनी संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है? जीनी संरचना होती है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि एक प्रकार के ये आंतरिक लक्षण होते हैं। कौन से लक्षण होते हैं प्यारे दोस्तों? ये एक प्रकार के आंतरिक लक्षण होते हैं, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं? जिनको अपन जीनी संरचना बोल सकते हैं। और बाहरी लक्षण की अगर बात करें तो उनके लिए जो टर्म यूज होती है उसका नाम क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, उसका नाम होता है फिनोटाइप। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार, वही पूछ लिया, फिनोटाइप क्या दर्शाता है? तो ये बाहरी लक्षण दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? बिल्कुल ऑर्गन की बात कर रहा है। और इसके अंदर लीवर भी दिया और त्वचा भी दिया है। ये तो है आंतरिक सबसे बड़ा। और ये क्या है? बाहरी सबसे बड़ा। और अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो इसका आंसर क्या जाने वाला है? त्वचा। क्या जाने वाला है भाई? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगला क्वेश्चन, आरबीसी में ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? बिल्कुल बहुत ही विस्तार से पढ़ लिया, हीमोग्लोबिन ले जाता है। लार में कौन सा पदार्थ भोजन को नरम बनाता है? तो लार के अंदर एंजाइम भी पाए जाते हैं और म्यूकस या श्लेष्मा पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से भोजन लसलसा बन जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, भोजन को मुंह में चबाने के बाद में अपन पेट की तरफ निकलते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज होती है, उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। पशुओं के अंदर भोजन पेट में जाने के बाद में वापस मुंह में आता है, उसको बोलते हैं कड। क्या बोलते हैं? कड। या अपने अंदर भी जब उल्टी वगैरह होती है, ऐसी कंडीशन में स्टोमक से जब भोजन वापस आता है मुंह के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं। और जब भोजन आमाशय से आगे चला जाता है तो उसको बोला जाता है कायम। 3 टर्म याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके सामने है बोलस, एक आपके सामने है कड, एक आपके सामने है कायम। तो ये तो क्या होता है? इसकी तो अगर बात करें तो मुख से पेट की तरफ, और कड की अगर बात करें तो पेट से मुंह की तरफ जब भोजन आता है तो उस भोजन को क्या कहते हैं? कड। और काइम मतलब पच गया। पचने के बाद आपको पता है कि जो पेट है, स्टोमक है, इस स्टोमक से कहां पर जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। स्टोमक से कहां पर जाएगा भाई? आगे की तरफ जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? उसको अपन बोलने वाले हैं काइम। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लार में कौन सा पदार्थ भोजन को नरम बनाता है, मुलायम बनाता है, लसलसा बनाता है? तो उसका नाम होता है म्यूकस। अगला क्वेश्चन,
प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल मैं तीनों का मुख्य कार्य बता चुका हूं। आरबीसी का कार्य होता है O2 और CO2 का परिवहन करना, डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना या संक्रमण से लड़ना, और प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? बिल्कुल लीवर का जो मुख्य कार्य होता है आपको पता है पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। इस लीवर की तो मैं ये बात भी बोल सकता हूं कि ये क्या होती है भाई, ये सबसे बड़ी, ये क्या होती है, ये सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है। ये प्यारे दोस्तों क्या होती है, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्वसन प्रक्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? बिल्कुल श्वसन के अंदर मुख्य रूप से कौन काम में आते हैं? लंग्स या फेफड़े काम में आते हैं। तो ये सबको पता है श्वसन प्रक्रिया में ये काम में आते हैं। हृदय का काम तो क्या होता है? शरीर के अंदर रक्त की क्या करना भाई, सप्लाई करना। शरीर के अंदर रक्त की क्या करना प्यारे दोस्तों, सप्लाई करना। ये काम तो किसका होता है? हृदय का होता है। लीवर का काम होता है पाचन में क्या करता है भाई, सहायता करता है। और अगर अपन बात करें किसकी, अगर अपन बात करें पेट की, तो अपन को पता है स्टोमक है, ये पाचक अंग है, मतलब मुख्य रूप से पाचक अंग यही है। और ये पाचन में क्या करती है भाई, सहायता करने वाली क्या होती है, सबसे बड़ी क्या होती है, ग्लैंड होती है। तो यहां पर आंसर क्या जाने वाला है, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायु मार्ग का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है? बिल्कुल नोज सबसे ऊपरी हिस्सा है। आपको पता है कि श्वसन तंत्र के अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होती है, नासिका ही होती है। क्या होती है, नासिका। इसके बाद में आगे के ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे अगर अपन बात करें लेरिंग्स वगैरह की, गर्सनी और लेरिंग्स, फेरिंग्स और लेरिंग्स होते हैं। फिर ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई के एंड के अंदर क्या होता है, फेफड़ा। लेकिन ऊपरी भाग कौन सा है, नासिका। श्वसन में श्वसन की दर कितनी होती है प्रति मिनट मानव के अंदर? तो बिल्कुल मानव के अंदर ध्यान रखने वाली बात है कि 12 से 20 होती है प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन, वायु मार्ग का कौन सा हिस्सा आवाज पैदा करने में मदद करता है? बिल्कुल ये क्वेश्चन छप चुका है साहित्यक, इसमें खुशबू आ रही है एग्जाम वाली। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, वायु मार्ग का कौन सा हिस्सा आवाज पैदा करने में मदद करता है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है लेरिंग्स, जिसको अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं भाई, जिसको अपन कंठ बोलते हैं। इन कंठ की अगर बात करें, जिनको अपन लेरिंग्स बोलते हैं, ये लेरिंग्स आवाज उत्पन्न करने का काम करते हैं। इंसानों में फेफड़ों के अंदर वायु थैली जैसी संरचना पाई जाती है, बिल्कुल, जिसका नाम होता है एल्वियोलाई। और बिल्कुल इसका क्या ध्यान रखोगे आप, ये भी ध्यान रख सकते हो कि ये जो होती है ना, ये फेफड़ों की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक क्या होती है प्यारे दोस्तों, इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन ये है कि फेफड़े की सतह को ढकने वाली झिल्ली का नाम क्या होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, उसका नाम होता है प्लूरा। ये नाम रट लेना आप, क्या नाम होता है फेफड़े की सतह को ढकने वाले का? उसका नाम होता है प्लूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो है, इंसानों में श्वसन के लिए प्रेरक शक्ति कौन पैदा करती है? बिल्कुल, श्वसन प्रक्रिया के अंदर अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन के अंदर गैस को अंदर ले जाना और बाहर निकालने का जो काम करता है, वो यहाँ पर एक एकल मांसपेशी पाई जाती है, जो मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो जो थोरेसिक कैविटी होती है, कौन सी कैविटी होती है, थोरेसिक। एंड अपने शरीर के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, कौन सी कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी। इन कैविटी को दोनों को अलग करने के लिए बीच में एक मांसपेशी पाई जाती है, इसका नाम होता है डायाफ्राम। और यही श्वसन को प्रेरक शक्ति भी क्या करती है भाई, प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, आंतरिक श्वसन क्या है? श्वसन सामान्यतः दो प्रकार का होता है। बाह्य श्वसन मतलब बाहरी इन्वायरमेंटल से O2 को लेकर, और अपन ने फेफड़ों को दे दिया, और फेफड़ों से CO2 को लेकर बाहरी इन्वायरमेंटल को दे दिया, इसको बोलते हैं बाहरी श्वसन। आंतरिक श्वसन का मतलब होता है कि फेफड़ों के बाद में जाने के बाद में आपको पता है कि वो रक्त के पास चला जाएगा, ये भी एक प्रकार का आंतरिक श्वसन ही है। ठीक है, और इसके बाद में अगर अपन अगली बात करें तो ब्लड और शरीर की कोशिका के बीच में गैस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। मतलब बाहरी श्वसन भी दो प्रकार का होता है, एक तो बाहरी इन्वायरमेंटल और फेफड़ों के बीच में, एक फेफड़े और ब्लड के बीच में। और फिर ब्लड क्या करता है, अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास में ले जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, आंतरिक श्वसन बोलते हैं। मतलब रक्त और शरीर की कोशिकाओं में गैस का क्या करना, आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन, एलील किसे कहते हैं? बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें जीन के विकल्प की, रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जीन के जो रूप होते हैं, विकल्प होते हैं, उनको अपन एलील बोलते हैं। अगला क्वेश्चन,
इंसान में सबसे अंदर के रोगों में निम्नलिखित में से कौन सा है? ये तो आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा। हेपेटाइटिस नहीं है, लीवर की जो सेल होती है उसकी सूजन को बोलते हैं। लीवर सिरोसिस नहीं है, डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज तो इंसुलिन वाली बीमारी है, इंसुलिन की गड़बड़ी की वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम डायबिटीज होता है। यहां पर अस्थमा आप सब जानते हो, सबसे अंदर से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन, हृदय का दाहिना अलिंद राइट आर्टरियम और दाहिना अलिंद क्या प्राप्त करता है? बिल्कुल एक चीज ध्यान रखना आपको, मैंने आपको अभी एक डायग्राम भी बनाया था। मैंने आपको यह बताया था कि ये जो हृदय होता है, इस हृदय के 4 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 4। और भाग पूछिए तो 2 होते हैं, अलिंद और नीले। इसमें ये इधर वाला राइट वाला भाग है और इधर वाला क्या है? लेफ्ट वाला भाग। तो ध्यान रखना, लेफ्ट वाले भाग में O2 युक्त रक्त होता है, मतलब कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। राइट वाले भाग के अंदर CO2 युक्त रक्त होता है, मतलब प्यारे दोस्तों रक्त कैसा होता है? यहां पर अशुद्ध होता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो दाहिना अलिंद है, मतलब इसकी बात कर रहा है, दाहिना अलिंद क्या प्राप्त करता है? तो ये जो प्राप्त करता है ये डीऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। ऑक्सीजन युक्त तो प्राप्त करता नहीं है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, डीऑक्सीजनित होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हृदय का कौन सा हिस्सा शरीर में रक्त पंप करता है? बिल्कुल आपको मैंने अभी बताया, देखो पीछे वाला क्वेश्चन देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये राइट आर्टरियम है, ये लेफ्ट आर्टरियम है, मतलब दायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, मतलब ये दायां नीले है, ये बायां नीले है। और यहीं से महाधमनी की सहायता से, किसकी सहायता से भाई? महाधमनी की सहायता से पूरे शरीर को रक्त की क्या की जाती है? आपूर्ति की जाती है। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बायां नीले। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, हृदय का कौन सा हिस्सा शरीर में रक्त पंप करता है? बिल्कुल लेफ्ट वेंट्रिकल। इनको अगर हिंदी में मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं दायां नीले। क्या लिख सकता हूं? दायां नीले। इसको मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे दोस्तों? इसको मैं लिख सकता हूं बायां नीले। कौन सा नीले भाई? बायां नीले। अगर इसकी अगर अपन बात करें तो इसको अपन हिंदी में क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं दायां अलिंद। कौन सा अलिंद भाई? दायां अलिंद। इसकी अगर बात करें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं हिंदी में? इसको लिख सकते हैं बायां अलिंद। तो इनमें अगर बात करूं मैं किसकी? लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो ये पंपिंग करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, पीतल किस धातु से बना हुआ है? इसके लिए तो सिंपल सा आपको एक ट्रिक याद रखनी है, पिताजी। क्या याद रखोगे? पिताजी। पी से आपको याद रखना है पीतल, ता से आपको याद रखना है तांबा, और जी से आपको याद रखना है जस्ता, या आप याद रख सकते हो जिंक। ठीक है, या आप क्या याद रख सकते हो? सिंपल सा जस्ता याद रख सकते हो। ये सिंपल सी आपको ट्रिक याद रखनी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। तो आपसे अगर पूछा जाए पीतल किस धातु का मिश्र धातु है, तो बिल्कुल आपको बताना है तांबा और जस्ता का। और इसमें भी मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथियम क्या होती है? सबसे हल्की धातु होती है, ध्यान रखना। प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सबसे अधिक होता है? तो खुरदरी सतह पर, चिकनी सतह पर, कागज पर, लकड़ी पर। बिल्कुल जो सपाट और चिकनी सतह होगी, स्मूथ सरफेस के ऊपर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। परावर्तन और अपवर्तन में मुख्य अंतर क्या है? बिल्कुल अपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब तो पता लग गया होगा आपको कि परावर्तन में तो प्रकाश सतह से टकराता है, और अपवर्तन में माध्यम में क्या हो जाता है भाई? चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? बिल्कुल नाभिक होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? केंद्रक या न्यूक्लियस बोलते हैं। यही प्रत्येक सेल का क्या होता है भाई? नियंत्रण केंद्र होता है। यही होता है जिसमें गुणसूत्र पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहां पर तो ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, जिसको अपन पावर हाउस बोलते हैं। अगर राइबोसोम की अगर बात करें तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि आपको पता है कि यहां से प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण। लाइसोसोम को तो आत्मघाती थैली बोलते हैं। मेनली यहां पर पाचन का काम होता है और तोड़ने फोड़ने का काम होता है, इसको सुसाइड बेग बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यहां पर श्वसन की प्रक्रिया मेनली होती है कोशिका में, और एटीपी का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। तो केंद्रक कौन हो गया? नाभिक या केंद्रक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हृदय का, बिल्कुल ये क्वेश्चन छप गया, ये मानो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहते हैं? ध्यान रखना, याद रखना है, ऐसे नोड को कहते हैं। पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है साइनो आर्टरियल नोड। पाया कहां पर जाता है? तो ध्यान रखना, ये पाया जाता है दायां अलिंद में। कहां पर पाया जाता है? दायां अलिंद में। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली नर्व कौन सी है? याद रखने वाला क्वेश्चन है, डाटाबेस क्वेश्चन है। कौन सी है? वेगस। अगला क्वेश्चन, दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है? इस लपड़े को भी मैं खत्म कर देता हूं आपके सामने। इधर देखिए ध्यान से, मैं आपको समझाने के लिए हृदय का डायग्राम बनाया है। हृदय के चेंबर मैंने कितने बना दिए? 4 बना दिए। भाग कितने होते हैं? 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, यहां पर भी वाल पाया जाता है, यहां पर भी वाल पाया जाता है। यहां से भी धमनी निकलती है, फेफड़ों के पास में जाती है। यहां से महाधमनी निकलती है, जो कहां पर जाती है? बॉडी के पास में जाती है। यहां पर भी वाल पाया जाता है और यहां पर भी क्या पाया जाता है? वाल। यहां पर जो वाल पाया जाता है उसका नाम याद रखना, उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड। क्या नाम होता है प्यारे दोस्तों? ट्राइकस्पिड। यहां पर जो वाल पाया जाता है उसका नाम होता है बाइकस्पिड। क्या नाम होता है? बाइकस्पिड, या उसको मीटरल वाल भी बोलते हैं। यहां पर जो वाल पाया जाता है उसका नाम होता है पल्मोनरी। कौन सा वाल होता है? यहां पर जो वाल पाया जाता है उसका नाम होता है सेमिलूनर पल्मोनरी या पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व। और यहां पर जो वाल पाया जाता है उसका नाम होता है अरोटिक सेमिलूनर वाल्व। तो बिल्कुल ये पूछ रहा है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पूछ रहा है, तो यहां पर वाल कौन सा हो जाएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाएगा। माइट्रल या मीट्रल या बाइकस्पिड वाल्व की बात करें तो बताओ ये किसके बीच में होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बायां आलिंद, बायां आलिंद एंड नीले के बीच में ये पाया जाता है। ये सिंपल सी आपको बात ध्यान रखनी है। अरोटा या अरोटिक वाल्व की अगर बात पूछे तो आपको क्या बताओगे? आपको बताना है कि ये जो वाल्व है ना, ये वाल्व पाया जाता है बायां नीले, और साथ ही साथ शरीर की सबसे बड़ी धमनी जिसका नाम होता है महाधमनी, जो पूरे शरीर को ब्लड की क्या करती है? आपूर्ति करती है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई? जिसको अपन बोल सकते हैं महाधमनी। क्या बोल सकते हैं? महाधमनी। इनके बीच में एरोटिक वाल्व पाया जाता है। और पल्मोनरी वाल्व जो पाया जाता है, ये ध्यान रखना, ये पाया जाता है एक तो आपके सामने दायां नीले। कौन सा नीले भाई? दायां नीले। और एक आपके सामने धमनी जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी प्यारे प्यारे दोस्तों? उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और दायां जो नीले है, इनके बीच के अंदर पाया जाने वाला जो सिंपल सा वाल्व है उसका नाम होता है पल्मोनरी वाल्व। अगला क्वेश्चन, दाहिने नीले और फेफड़ों के, बिल्कुल ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया। देखो ये देखो, दाहिने नीले की बात कर रहा है और फेफड़ों के बीच में पल्मोनरी आर्टरी किसके पास में जाएगी? फेफड़ों के बीच में ही जाएगी, फेफड़ों के पास में ही जाएगी। तो फेफड़ों के बीच कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो अपन ने अभी पढ़ा है, कौन सा होता है? पल्मोनरी। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है? बिल्कुल फेफड़े के अंदर ब्लड पंपिंग करने का काम करता है, ये श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है। लीवर की बात करें तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि तो होती है, लीवर सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि तो होती है, लेकिन प्यारे दोस्तों आपको पता है पेट या जो स्टोमक होता है वही पाचन तंत्र का मुख्य अंग होता है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में रक्त की जो दिशा है किस दिशा में प्रभावित होता है? तो ध्यान रखना, ब्लड एक ही दिशा में चलता है, अलग अलग दिशा के अंदर नहीं चलता। ऐसा नहीं कि एक बार ब्लड इधर चला गया, एक बार वापिस इधर आ गया। जिस रक्त वाहिनी के अंदर ब्लड बहता है वो एक ही दिशा के अंदर बढ़ता है, बेग फ्लो नहीं होता, आगे की तरफ ही बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, डायबिटीज किसकी गड़बड़ी की वजह से होता है? तो मैंने अभी बताया आपको, इंसुलिन। किसकी वजह से? इंसुलिन की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या होता है? डायबिटीज। ये डायबिटीज इस इंसुलिन की कमी से होती है, तो ये ध्यान रखना आपको। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। और आपको पता है कि मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन उस मच्छर का नाम क्या होता है? एनाफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हृदय की धड़कन की सामान्य दर वयस्क में कितनी होती है? तो बिल्कुल अगर मानव की बात करें तो आपको याद रखना है, आपको पता है कि जो मानव का जो हृदय है ये 1 मिनट के अंदर, किसके अंदर? 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है भाई? 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? ये धड़कता है 72 बार। एक चीज अगर आपसे और पूछी जाए कि जो हृदय है, हृदय जो चक्कर है, इस हृदय चक्कर का टाइम कितना होता है? एक कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि एक कार्डियक साइकिल का टाइम होता है 0.8 सेकंड। ये 0.8 सेकंड कैसे आया? क्योंकि अपन को पता है कि 1 मिनट के अंदर जो सेकंड होती है वो 60 होती है, और 1 मिनट में लगभग मानव का जो हृदय है ये 72 बार धड़कता है। तो बताओ अपने पास में टाइम निकल के कितना आएगा? यहां पर अपने पास में टाइम निकल के आएगा 0.8 सेकंड। कितनी सेकंड? 0.8 सेकंड। ओके, तो अपन ये भी बोल सकते हैं 60 से 100 प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन,
एड्स का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक चीज है, बहुत कम लोगों को पता होती है, और फुल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आपको पता है कंपटीशन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। यहां से मैं बोल रहा हूं ना, बहुत सारा आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने क्लास को पूरी देखी है तो आप कमेंट करके भी हमारे को बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपको पीडीएफ जिस नाम से आप देख रहे हो इस चैनल को, इसी नाम से आपको प्ले स्टोर के ऊपर ऐप मिलेगा, और उस ऐप के ऊपर फ्री मटेरियल के अंदर आपको ये पीडीएफ फ्री के अंदर मिल जाएगी। बाकी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, इधर देखिए, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एड्स का पूरा नाम याद रखना, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम होता है। ये एड्स का क्या होता है? पूरा नाम। और ये कौन से वायरस की वजह से होता है? तो उस वायरस का नाम भी अपन ने पढ़ा था, उस वायरस का नाम था HIV वायरस। क्या नाम था भाई? HIV वायरस उसका क्या था भाई? नाम था, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यून वायरस, ह्यूमन वाला जो होता है, जिसकी वजह से एड्स नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? बिल्कुल, रक्त का 55% भाग जो तरल भाग होता है उसको अपन प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव में मूत्र का निर्माण कहां पर होता है? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, किडनी के अंदर मूत्र का निर्माण होता है। और इस किडनी की अगर मैं बताऊं आपको, इस किडनी की अगर मैं आपको संरचनात्मक एंड में आपको अगर क्रियात्मक इकाई बताऊं, क्या बताऊं भाई? संरचनात्मक अगर एंड क्रियात्मक अगर मैं इकाई बताऊं तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो आपको क्या ध्यान रखनी है? नेफ्रॉन ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मानव में मूत्र का निर्माण कहां पर होता है? पता लग गया आपको। मूत्र किस मार्ग से शरीर से बाहर आता है? बिल्कुल इतना सिंपल क्वेश्चन, मूत्र किस मार्ग से? मूत्र मार्ग से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। लिंग को अपन इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस। बिल्कुल ये आपको ध्यान नहीं रखना, वैसे अपन बोलते हैं कि लिंग या पेनिस जो होता है वो मूत्र और यूरिन और सीमन के लिए कॉमन मार्ग होता है, लेकिन मेनली इधर देखिए, ये मान लीजिए क्या है भाई? किडनी है। क्या है? किडनी। ठीक है, इन किडनी से जो निकलती है इनको अपन बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। और ये मूत्रवाहिनी जो है आकर जिसमें खुल जाती है उसका नाम होता है मूत्राशय, और मूत्राशय से जिस मार्ग के द्वारा मूत्र बाहर आता है उसका नाम क्या होता है? मूत्र मार्ग। मतलब ये तो आपके सामने क्या है प्यारे दोस्तों? ये तो आपके सामने है किडनी। क्या है? किडनी। इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या है? ये है मूत्रवाहिनी। क्या है प्यारे दोस्तों? मूत्रवाहिनी। अगर इसकी अगर अपन बात करें जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है उसका नाम क्या होता है? मूत्राशय। और ये मार्ग, जिसकी मार्ग की वजह से मूत्र बाहर जाता है उसका नाम होता है यूरिथ्रा, या मूत्र मार्ग उसका क्या होता है? नाम होता है। अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट प्रबंधन में रीयूज का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल दोबारा प्रयोग करना, इसका मैं बता चुका हूं आपको। अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट प्रबंधन में रिसाइकल का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल इसका अर्थ भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, क्या होता है? पुनः संसाधन बनाना। अगला क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का उदाहरण कौन सा है? अब तो आप बता दोगे, प्लास्टिक नहीं है, शीशा नहीं है, धातु नहीं है, पत्ते हैं जो प्राकृतिक रूप से क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। मानव गुर्दे की छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होती है? बिल्कुल अभी मैंने बताया, नेफ्रॉन होती है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इधर देखिए, मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। एक चीज देखना, ये मैंने बताया है ना, ये मानव में बताया है। किस में बताया है? मानव में। और आपको पता है मानव एक प्रकार का क्या है? मेनली स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी। और स्तनधारी के अंदर अपशिष्ट के रूप में जो होता है वो क्या होता है? यूरिया होता है। अगर आपसे यहां पर जलीय जीवों के बारे में पूछ लिया जाए, किस में पूछ लिया जाए? जलीय जीवों में, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में प्यारे दोस्तों क्या होता है भाई? अमोनिया होता है, यहां पर यूरिया होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पक्षियों में, किस में पूछ लिया जाए? अगर पक्षियों में पूछ लिया जाए तो पक्षियों में आप क्या बताओगे? पक्षियों में अगर आप पूछ लिया जाए तो आपको बताना है यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल प्यारे दोस्तों? यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पिघली हुई मोमबत्ती ठंडी होकर फिर से जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? बिल्कुल ध्यान रखना है, भौतिक, क्योंकि पिघली हुई मोमबत्ती ठंडी होकर फिर से जम गई। अगर फिर से जमा रहे हो तो इसमें पहले भी मोम भी था और आज ही मोम भी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ओनली इसकी अवस्था क्या हो गई है भाई? चेंज हो चुकी है। ध्यान रखना, रासायनिक मैकेनिज्म नहीं है, कैसी है? भौतिक है। दूध का खट्टा होना, बिल्कुल खट्टा हुआ दूध वापिस नॉर्मल नहीं हो सकता, मतलब ये रासायनिक अभी किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, स्टील किस धातु का मिश्र धातु है? अपने जैसे स्टील आता है तो अपने माइंड में एल्यूमिनियम आता है, लेकिन ध्यान रखना ये मुख्य रूप से आयरन और किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है, एक तो आयरन जिसको अपन लोहा बोलते हैं, और ये किससे मिलकर बना होता है? कार्बन। इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखना,
पित्तल में मुख्य धातु कौन सी होती है? पिताजी, बिल्कुल आपने अभी याद किया था कि इसके अंदर जो मिश्र धातु एक तांबा होता है और एक क्या होता है आपके सामने? जस्ता। लेकिन मुख्य रूप से इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई? तांबा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व जंग से बचाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्रोमियम जो नामक जो यहाँ पर तत्व है वो यहाँ पर स्टेनलेस जो स्टील के बर्तन होते हैं उनको जंग से क्या करता है? बचाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट, हीरा किसका अपर रूप है? यह क्वेश्चन भी छप सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिल्कुल ध्यान रखना है। यह कार्बन का ही क्या होता है भाई? अपर रूप होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रेफाइट किसका है? तो यह भी ध्यान रखना है, कार्बन का ही क्या है? अपर रूप है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना। अपन कटिंग करने के लिए शेविंग जो मिरर या दर्पण जो उपयोग करते हैं उसके अंदर मेनली अवतल दर्पण का क्या किया जाता है? उपयोग। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है तो ध्यान रखना ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे हुए हैं। वाहन जो जितने भी साधन होते हैं इनके साइड दर्पण के रूप में अपन उत्तल का उपयोग करते हैं और कटिंग करने के लिए, सेविंग करने के लिए अवतल का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन और आपके सामने, आंख का कौन सा भाग कैमरे के लेंस की तरह कार्य करता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना, क्वेश्चन यह है कि आंख का कौन सा भाग कैमरे के लेंस की तरह काम करता है? तो उसका नाम है कॉर्निया और लेंस। मैं आपसे किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं कर रहा, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहा, आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अपन पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। आंख का कौन सा भाग कैमरे के लेंस की तरह कार्य करता है? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कॉर्निया जो पाया जाता है और जो लेंस पाया जाता है जो प्रकाश को फोकस करता है, ये बिल्कुल किसकी तरह काम करते हैं? कैमरे के लेंस की तरह काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया है कि अपन अगर जेनेटिक्स की बात करें, किसकी बात करें? जेनेटिक्स की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। इस जेनेटिक्स में अपन क्या करते हैं, जितने भी अपने पास में आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनकी एक तो अपन हेरिडिटी, क्या भाई प्यारे दोस्तों? हेरिडिटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वंशागति बोलते हैं। और एक साथ ही साथ अपन बात करें किसकी? वेरिएशन की। किसकी बात करें? वेरिएशन की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन विभिन्नता बोलते हैं। इन दोनों चीजों का अपन जेनेटिक्स में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का। तो बिल्कुल जेनेटिक्स आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? ये जनन तंत्र की बात कर रहा है। तो अगर पुरुष के अंदर अगर आपसे जनन तंत्र का ऑर्गन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वर्षण, जिसको अपन बोलते हैं टेस्टिस, क्योंकि यहां पर किसका निर्माण होता है? यहां पर शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण। और अगर मादा के अंदर, फीमेल के अंदर, स्त्री के अंदर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है अंडाशय, जिसको अपन ओवेरी बोलते हैं। और यहां पर किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। और ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही क्या है? युग्मक है। क्या है? युग्मक। मतलब ये किस प्रकार से पाए जाते हैं? ये अगुणित होते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आदि। और जब ये शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों जो शुक्राणु और अंडाणु आपस में ऐड हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को, आपस में मिलने की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यहां पर जो दोनों ऐड होकर यहां पर जो संरचना बनती है द्विगुणित, जिसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है जाइगोट। तो आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर ये होता है वर्षण। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है? बिल्कुल सबको पता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है और आरएनए क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो अपने अभी पढ़ी है, उसका नाम क्या होता है? महाधमनी। क्या नाम होता है भाई? महाधमनी। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? तो बिल्कुल अपने अभी पढ़ा है, इनकी एकलक इकाई होती है एलियोलाई, और यहां पर क्या होता है? आदान प्रदान। आरबीसी कहां पर बनती है? और वो भी किस में पूछ रखा है? ये वयस्क की बात कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, वयस्क के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है, या अगर अपन बात करें किसकी, अगर बोन मेरो की अगर बात करें तो बोन मेरो के अंदर आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है? बिल्कुल अभी पढ़ा है अपने, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, पोलियो
किसके कारण होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, वायरल है एक प्रकार का। चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? बिल्कुल थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जाएगा तो बहुत कम लोगों को पता होगा। चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? उस वायरस का नाम आपको पता रखना है, उसका नाम है वरीसेला जोस्टर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? इसका भी ये ध्यान रखना है, बहुत कम लोगों को पता होता है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। एडीज, क्या ध्यान रखोगे? एडीज इजिप्टी जो मच्छर है उसकी वजह से डेंगू होता है। अगला क्वेश्चन, रेबीज किसके काटने से फैलता है? रेबीज किसके काटने से फैलता है? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कुत्ता, हिड़काव वाला जो रोग होता है कुत्ते की वजह से होता है। महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो अपने अभी किया है, ओवेरी या जो अंडा से होता है, ये मुख्य अंग होता है। गोबर खाद किस प्रकार का अवशिष्ट है? बिल्कुल एक प्रकार से प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर, जमीन के अंदर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, मतलब एक प्रकार का ये बायोडिग्रेडेबल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंडाशय में बनने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? ये आप रट लेना, अंडाशय किस में होता है? महिला में, मतलब मादा के अंदर, और मादा के मुख्य रूप से दो हार्मोन होते हैं, और नर का मैंने कौन सा बताया था? टेस्टोस्टेरोन, और मादा का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, निषेचन फर्टिलाइजेशन कहां होता है? यह भी बिल्कुल याद रखना, फेलोपियम ट्यूब के अंदर, मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी बोलते हैं। इस अंडवाहिनी के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन की घटना होती है। अगला क्वेश्चन, महिला प्रजनन तंत्र में शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद में बनने वाली कोशिका क्या होती है? अभी मैंने समझाया था, क्या होती है? जाइगोट। लोहे पर जंग लगना किस कारण से होता है? बिल्कुल ऑक्सीकरण की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, आपको पता है, इसकी वजह से आयरन ऑक्साइड बन जाता है। पहला ही क्वेश्चन अपना यही था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल याद रखना है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको अपन क्या लिखते हैं? NaCO3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, दावन सोडा या जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये सूत्र आपको याद रखना है, Na2CO3.10H2O, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई? इसको अपन बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खाने का नमक किसका यौगिक है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, NaCl का। लिटमस किससे प्राप्त होता है? याद रखना है, लाइकिन से प्राप्त होता है। टूथपेस्ट का पीएच कैसा होता है? थोड़ा क्षारीय होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पर बनता है? सबको पता है, HCl कहां पर बनता है? तो बताओ कहां पर बनता है? स्टोमक या पेट में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से अंग शामिल है? तो बिल्कुल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब CNS के अंदर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी क्या है? शामिल है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक कार्यों जैसे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। मस्तिष्क के पार्ट के नाम लिखे हुए हैं, जिनमें एक नाम लिखा हुआ है मेडुला ओब्लोगेटा, और ये जो होता है ना, ये जितने भी अनैच्छिक कार्य होते हैं उनको क्या करता है भाई? नियंत्रित करता है। ठीक है। शरीर का सबसे छोटा जीवित भाग क्या कहलाता है? मतलब शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का। उत्तक मिलकर किसका निर्माण करता है? ऑर्गन का। ऑर्गन मिलकर किसका निर्माण करता है? अंग तंत्र का, मतलब सिस्टम का क्या करता है भाई? निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान में पाई जाती है, और उसका नाम क्या होता है? स्टेपीज। और सबसे बड़ी होती है, ये क्या होती है? सबसे बड़ी या लंबी, जिसका नाम क्या होता है? फीमर। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली का नाम क्या होता है? इस झिल्ली का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है? मेनिंजिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? बिल्कुल सबको पता है, छोटी आंत की लंबाई लगभग, अगर मानव की बात करूं तो 6 मीटर लंबी होती है, सबसे लंबा होता है। थायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? बिल्कुल ध्यान रखना, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। कोशिका का ऊर्जा का कारखाना एटीपी हाउस किसको बोलते हैं? बिल्कुल अपन माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और इस यहां पर किसका निर्माण होता है भाई? एटीपी का क्या होता है प्यारे दोस्तों? यहां पर निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी होती है? तो हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशी का सिंपल सा नाम है कार्डियक मांसपेशी होती है। कौन सी मांसपेशी होती है? कार्डियक। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? बार बार छपने वाला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा, विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण कौन सा ऑर्गन करता है? बिल्कुल कोशिका में पाया जाने वाला जो राइबोसोम है, इसको अपन प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अगला
अगला क्वेश्चन, टीबी का पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है, ये आपको याद रखना है, मेंटॉक्स टेस्ट। अगला क्वेश्चन, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने वाला ऑर्गन मतलब पाचन करने वाला ऑर्गन कौन सा है, तो वो है लाइसोसोम। और ई वेस्ट का एग्जाम्पल क्या है, बिल्कुल ऑप्शन पढ़ो, केले का छिलका, मोबाइल फोन, गोबर और लकड़ी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है वो क्या है, यहां पर मोबाइल फोन। अगला क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट किससे बनती है, बिल्कुल सबसे को पता है, जो केंचुए की खाद होती है उसको अपन वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा करेंसी, एनर्जी करेंसी का नाम क्या होता है, बिल्कुल ध्यान रखना एटीपी। और एक साथ ही साथ लास्ट ध्यान रख लेना, इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है एडिनोसाइन फॉस्फेट। क्या नाम होता है, एडिनोसाइन फॉस्फेट। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।